बड़ी बड़ी चीजें बाकी है। कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करने की, अगर नहीं होता है तो मेरी रिक्वेस्ट है एटलीस्ट आज 9 बजे तक बैठना, आरटीआई खत्म हो जाए, ताकि मंडे को सिविल सर्विसेज वाला पार्ट खत्म कर सकूं। सॉरी, मंडे एंड ट्यूसडे सिविल सर्विसेज वाला पार्ट ले सके, और वेडनेसडे को एटलीस्ट आई कैन टेक सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि ये चारों के चारों कांसेप्ट रिलेटेड है। पिछले 2013 से 2014 11 साल के आसपास में देखूं तो कम से कम 15 क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ सिविल सोसाइटी, एनजीओ, प्रेशर ग्रुप से। कांसेप्ट वाला पार्ट है फैक्चुअल, उसमें एज एन एग्जांपल और केस स्टडी ऐड की जाएगी, तो वो समझ लोगे एक बार कांसेप्ट सिविल सोसाइटी और ये वाला पार्ट, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू हैंडल एनी ऑफ दीस क्वेश्चंस कनेक्टेड विद दीस टॉपिक्स एज सच। लेट्स स्टार्ट इट। कल हमने काफी सेक्शंस देखे थे, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन में मैंने आपको बताया था सेक्शन 8 याद रखना एज ऑफ नाउ। सेक्शन 8 डील्स विद द एग्जेम्पशंस, सेक्शन 6 बिना रीजन वाला या फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, सेक्शन 5 इट्स ओके इफ यू डोंट रिमेंबर दैट, बट द नेम ऑफ सेक्शन 8 शुड क्लियरली बी दैट। ये सेक्शन सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं आपके पास कंटेंट तो रहे एटलीस्ट सेक्शन वाइज। अब गाइस थोड़ी देर चैट एक बार प्लीज रुक देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सेक्शन तो लास्ट सेक्शन हमने कौन सा देखा था इसमें? सेक्शन 19 देखा था, अपील कैसे की जाती है, ये कर लिया था ना हमने कल। सेक्शन 19 हमने किया था कल, राइट? नहीं किया? ओहो ओके, थैंक यू। ओहो फाइन फाइन फाइन, तो कहां तक किया था फिर यार? ये वाला तो हो ही गया होगा, सेक्शन 8। हां, सेक्शन 8 एग्जम्पशंस हो गया था, ठीक है फाइन। सेक्शन 19 से करते हैं फिर शुरुआत। सेक्शन 8 के बाद में ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल सेक्शंस व्हिच आर लार्जली प्रेजेंट हियर। इसमें मैंने बताया 11 12 13 14 15 वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से चलता है, जो मैंने ऑलरेडी सेक्शन 5 के साथ में आपको मेजर सेक्शंस हाईलाइट किए थे वहां पे। इसके बाद अब जो पहुंचते हो तो एक सेक्शन 19 है आरटीआई का, जहां पे ये बताया गया है कि अपील कैसे की जाएगी। अब उससे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या मेंशन्ड है। लेट्स अज्यूम कि मैंने एक आरटीआई लगाई इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। इस डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑफिसर बैठा है उसने मुझे रिप्लाई दे दिया 25 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर इसने मुझे रिप्लाई दे दिया, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। क्या इस बंदे के पास स्कोप है इसको अपील कर सकता है फर्स्ट एपेलाइट अथॉरिटी के अंदर? कैन ही अपील इट? 25 दिन में इंफॉर्मेशन दे दिया भाई जो पूछी थी आपको, ही स्टिल हैज अ स्कोप। क्यों? अगर ये 30 दिन से ज्यादा लगाता टाइम तो 31st डे आप यहां पे पहुंच सकते थे। ये तो आपको एकदम ऐसे क्लियर पता है कि 30 डेज के बाद में आप सीधा अपील कर सकते हो नेक्स्ट डे 31st डे को ही। बट अगर इंफॉर्मेशन मिल भी जाती है तो भी आप सपोज इधर 26th डे अपील कर सकते हो। कब? ये अपील तब होती है जब इसको लगता है ही इज नॉट सैटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन व्हिच इज सप्लाइड। नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि आपने आधी इंफॉर्मेशन दी है, नहीं मुझे लग रहा है कि नहीं ये इंफॉर्मेशन विजिबल नहीं है, नहीं मुझे लग रहा है कि नहीं ये इंफॉर्मेशन और मुझे ज्यादा बेटर मिलनी चाहिए थी। दैट मींस ध्यान से समझो, पूरा का पूरा एक्ट सिटीजंस के नजरिए से लिखा गया है। मतलब even if a citizen gets the information but if he is not satisfied with the information he can still appeal it to the first appellate authority. Therefore ground of appeal क्या है? Once when the information is refused, आपको रिफ्यूज कर दी गई है लेकिन आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो रिफ्यूजल जबरदस्ती की गई है, ऐसा तो एग्जम्पशन है ही नहीं, आप अपील कर सकते हो। सेकंड, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन द टाइम फ्रेम, सेकंड ग्राउंड ऑफ अपील होता है कि आपने 31 दिन के टाइम के अंदर मुझे मेरी इंफॉर्मेशन को सप्लाई नहीं किया। थर्ड ग्राउंड जो है वो है डिससैटिस्फैक्शन। If the person is not satisfied with the information given, तो तीनों ग्राउंड क्लियर हो गए आपके। कब कब अपील कर सकता है एक व्यक्ति? जब आरटीआई लगा रहा है। तो कल अगर आपको आरटीआई लगाते हो और अगर आपको लगता है इस इंफॉर्मेशन में अभी भी कुछ मिसिंग है या फिर पार्शियल इंफॉर्मेशन सप्लाई की गई है, मैंने 4 इंफॉर्मेशन मांगी थी, आपने 3 इंफॉर्मेशन सप्लाई की, एक बाकी रह जाती है, यू कैन स्टिल, द एक्ट गिव्स यू अ स्टैट्यूटरी राइट टू अपील इट टू द नेक्स्ट अथॉरिटी। अब वो अथॉरिटी इंश्योर करेगी कि 30 दिन के अंदर तुम्हें इंफॉर्मेशन मिले। अगर फिर तुम्हारा डिससैटिस्फैक्शन है कि मतलब मान लो कि आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे उधर से भी, तो आपके पास ऑप्शन है हाईएस्ट बॉडीज तक जाने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन सेंटर का सब्जेक्ट है या स्टेट का सब्जेक्ट है। आप यहां पे आ सकते हो, साइड में नोट करके लिख लोगे। ऐसा कतई मत समझना यहां से पहले एसआईसी आएगा, एसआईसी से सीआईसी जाएगा, सीआईसी से हाईकोर्ट जाएगा, नहीं। स्टेट मैटर्स में यहां पे आ जाओगे, सेंटर मैटर पे या कॉन्करेंट मैटर्स पे आप यहां पे भी आ सकते हो, एंड देन फाइनली यू गो टू दी हाई कोर्ट। आप कॉन्करेंट के अंदर यहां पे भी आ सकते हो, अगर स्टेट का लॉ है वो दोनों बना सकते हैं कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉस, तो वो कोई फिक्स नहीं है, यही जाओगे डिपेंडिंग किसका लॉ या किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या अधिकार पूछ रहे हो उस संस्था के पास आप जाओगे। अब इसके जजमेंट से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। अब मुझे एक चीज, कोई भी बंदा हैंड रेज कर लो, एक क्वेश्चन पूछना। पीआईओ का मतलब होता है जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। बताता हूं एक बार लास्ट में प्रोसीजर करूंगा तब ये पीआईओ भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, या फिर रुको एक क्वेश्चन पूछने के बाद यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि डाउट यहीं पे क्लैरिफाई हो जाए। अमनदीप हैज रेज्ड द हैंड। अमनदीप गुड इवनिंग अमनदीप। लेट्स अज्यूम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं अमनदीप। नॉर्मली क्या इसके ऊपर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, एक बड़ा ही कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है हमारा। आरटीआई का लॉ ले लेते हैं क्योंकि अभी फिलहाल वो कर रहे हैं। यहां से पीआईओ के पास जाते हो आप, पीआईओ से फर्स्ट एपेलाइट अथॉरिटी जाते हो, अभी बता दूंगा एग्जैक्टली कौन कौन होते हैं। सॉरी, इधर से आप सीआईसी जा सकते हो, एसआईसी जा सकते हो। अमनदीप यहां तक तो क्लियर है? यस सर। अगर इनसे भी डिससैटिस्फाइड हो हाई कोर्ट जा सकते हो। अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से भी अब आप डिससैटिस्फाइड हो तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो क्या? जा सकते हैं? यस सर। कोई भी डिसीजन जो हाई कोर्ट देता है, कैन दोस डिसीजंस बी अपील्ड टू सुप्रीम कोर्ट? यस सर। या फिर क्या कंडीशन है सर? एक मतलब ऐसे ऐसे केस में स्पेशल पिटीशन के थ्रू कर सकते हैं। नहीं, वो स्पेशल पिटीशन तो अलग हो गया कॉन्सेप्ट, मैं अपील की बात कर रहा हूं सिर्फ। ऐसे तो पीआई भी डाल सकते हो, आप सीधा यहां पहुंच सकते हो। सर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होगा इधर, पर आर्टिकल कुछ एक्ट है, कंट्रोवर्शियल एक्ट है भाई, तो ये कौन डिसाइड करेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है कि नहीं? कुछ हाई कोर्ट डिसाइड कर रहे हैं। परफेक्ट। हाई कोर्ट के डिसीजन पिक्चर देखते हैं ना हम लोग, तो हमको लगता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाई कोर्ट नहीं है, रुको मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। अरे सुप्रीम कोर्ट का मंदिर है क्या? कोई भी आते जाते रहेगा यार। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर डिसीजन अपील नहीं होते हैं। 2 कंडीशंस है एज पर लॉ। एक, हाई कोर्ट जब अपना डिसीजन, ध्यान से समझना पॉलिटी में काम आएगा, अगर हाई कोर्ट अपना डिसीजन देता है और साथ में ये भी अवॉइड करता है कि इसके अंदर कुछ इश्यूज ऑफ लॉज इन्वॉल्व है
तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ये अपील करने वाला केस बनता है इफ दे वांट टू अपील, तो वो खुद ही उसको थप्पा लगाता है कि नहीं, देयर आर सर्टेन इंटरप्रिटेशंस इन्वॉल्वड, देयर आर सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्वड, दिस केस डज कैरीज कैपेसिटी टू बी रेफर्ड टू सुप्रीम कोर्ट। और जब ये चीज बोली जाती है तो हाई कोर्ट जो है एक सर्टिफिकेट इशू करता है। जब आप अपील करते हो ना सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सर्टिफिकेट को अटेस्ट करके, अटेस्ट इन द सेंस अटैच किया जाता है। हर केस नहीं चले जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अब आरटीआई के अंदर लेट्स अज्यूम आप यहां तक आए, हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट ने अगर सर्टिफाइड किया है उस चीज को, तो आप सुप्रीम कोर्ट आओगे, और इट इज नॉट एप्लीकेबल टू जस्ट आरटीआई, फॉर दैट मैटर एनी लॉ व्हिच एग्जिस्ट इन इंडिया, या तो उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है तो आप यहां आ सकते हो, वो तो आर्टिकल 32 क्लियरली आपको राइट देता ही है। नहीं तो हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट के बगैर अंदर भी नहीं जाने देंगे। जैसे हेल्थ के अंदर जब आप टर्शरी केयर में जाते हो, फॉर एग्जांपल आपके स्टेट्स के अंदर जो हॉस्पिटल्स होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एम्स हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, या फिर जो भी आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में कोई है, सीधा दिखाने नहीं जा सकते हो। वो क्या मानते हैं, रेफरेंस है क्या, मांगते हैं ना रेफरेंस, कि केस रेफरेंस से आना चाहिए। सीधा आप सिर्फ ओपीडी में जा सकते हो और उससे बात कुछ नहीं करेंगे वो इलाज आपका। आपके पास रेफरेंस होना चाहिए कि अच्छा किसी फला डॉक्टर ने आपको रेफर किया है यहाँ के लिए, तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखते हैं, चाहे एजीपीजी लखनऊ के अंदर हो या कुछ और हो। पहला पॉइंट क्लियर है, हालांकि आरटीआई से रिलेटेड नहीं है, बट यस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है, बट वो कंडीशन मेट होना चाहिए। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हुआ, यहाँ अपील कर दी, यहाँ पे आपका सेटिस्फैक्शन नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे हाई कोर्ट का सेटिस्फैक्शन देखा जाएगा, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं जाना है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर इनफ। अपील कैसे किया जाता है, ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या है, पहला अपील कहां, दूसरा अपील कहां। अब कई बार जो मैंने इधर वर्ड यूज किए हैं वो कुछ ऐसे हैं। पीआईओ क्या होता है, अब ये 2-3 वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूं एग्जैक्टली क्या है। पहले देखते हैं पीआईओ, इसका फुल फॉर्म है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, पीआईओस, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। अब ये क्या कोई अलग से है, नहीं, होता क्या है, लेट्स अज्यूम सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मान लेते हैं एडिशनल एसपी भी है इस डिस्ट्रिक्ट में, डीवाईएसपी भी है, इसके बाद में आपके बहुत सारे इंस्पेक्टर्स, एसएचओस, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे मैं एसएचओ लिख लेता हूं यहां पे, और इनके नीचे मानते हैं कांस्टेबल पे आ जाते हैं सीधा सीधा। ये कैसे हायरार्की है पुलिस की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम देखें। अब आरटीआई ने क्या किया, और यही हायरार्की आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी कुछ मिलेगी, रूरल डेवलपमेंट में भी मिलेगी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी मिलेगी, या फिर हेल्थ के अंदर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में भी कुछ मिलेगी। नीचे से ऊपर एक हायरार्की रन करती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो चीफ मेडिकल ऑफिसर हेल्थ के अंदर हो, जो डीसी के बराबर टाइप का सामान लो हॉस्पिटल के कंटेक्स्ट में, और यही आप डीसी के अंदर भी एक हायरार्की देखोगे। हर जगह एक ब्यूरोक्रेसी है सिस्टम में। अब क्या किया आरटीआई ने अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पहली पोजीशन क्रिएट की पीआईओस की। ये कौन होते हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास में आप अपनी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते हो। That means PIOs, public information officers, are those officers which are going to provide you the information. That means I'm sitting here, एक सिटीजन आता है, साहब ये मेरी आरटीआई एप्लीकेशन है, ये मेरी स्टैम्प ड्यूटी, क्या बोलते हैं, ये मेरी फीस पे की हुई है, चाहे वो पोस्टल स्टैम्प में हो या किसी और फॉर्मेट में हो, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। वो आपको एक्नॉलेजमेंट देगा, और जब आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, इस आदमी का दायित्व है वो 30 डेज के अंदर सप्लाई करने का। सर कोई अलग से अपॉइंट किया जाता है क्या, नहीं, ये एग्जिस्टिंग हायरार्की का ही पार्ट होता है। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग अपॉइंट होते हैं। अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट का एक एग्जांपल लूं, तो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एसपी ऑफिस होती है, वहां पे किसी एक पर्सन को डेजिग्नेट कर दिया जाता है। मान लो कि वहां पे कोई एक सब इंस्पेक्टर है जिसको डेजिग्नेट कर दिया गया पीआईओ, वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस का पर्सनल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो जाएगा। अब जितनी आरटीआई आएगी उस डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू दिस हायरार्की, इसके पास फाइल होगी, तो दिस गाय वुड बी कॉल्ड एज पीआईओस। कोई अलग से अपॉइंट करके यहां पे पीआईओ नहीं बिठा दिया जाएगा, ये एग्जिस्टिंग अंदर ही एक पर्सन को पीआईओ बनाया जाता है। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कौन होते हैं? अ पर्सन प्रेजेंट विद इन द एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी वुड बी अपॉइंटेड एज अ पीआईओ। ठीक, यस, ये हर डिपार्टमेंट में होगा, हर डिपार्टमेंट में। मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट में, यही अगर लेके चलूं 50 डिस्ट्रिक्ट है, 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50 एसपी ऑफिसर्स है, तो 50 के 50 एसपी ऑफिस में एक पीआईओ होगा। तो जितने डिपार्टमेंट ऑफिसर्स हैं सबके अंदर पीआईओ होगा। लेकिन अब ये हर पुलिस स्टेशन में नहीं होगा पीआईओ गाइस, जो उधर का हेड है वहां पे बैठते हैं ये। अब ये पोस्टल डिपार्टमेंट की मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेड पोस्ट ऑफिस कोई है, वहां पे बैठेगा पीआईओ। तो इज द पॉइंट क्लियर? ये मत मानना हर पुलिस स्टेशन में पीआईओ है, ऐसा नहीं होने वाला, वो तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी एक। इज द पॉइंट क्लियर? अब लेट्स अज्यूम सर पीआईओ तो समझ में आ गया, एग्जिस्टिंग ही कोई आदमी को पीआईओ बना दिया जाता। अब इसे करना क्या है? आरटीआई का ये प्रोविजन था कि इनको ट्रेन किया जाएगा। किस चीज में? आरटीआई के लॉ के अंदर कि ये प्रोविजन है, क्या सप्लाई करना है, क्या नहीं करना है, कितने दिन में करना है, किस फॉर्मेट में, कुछ फॉर्मेट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सारी ट्रेनिंग होती है इधर। अब इनको ट्रेन करके बैठा दिया जाता है डेस्क पे, सारी आरटीआई एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो, और आपका दायित्व है इंफॉर्मेशन सप्लाई करो। अब सपोज इसने 30 दिन में सप्लाई नहीं किया, तो सेक्शन 5 के अंदर वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो था, एक और पोजीशन क्रिएट की गई इसके अंदर, जो है इसको इसी नाम से जाना जाता है, फर्स्ट एपेलाइट अथॉरिटी। मतलब फर्स्ट ग्राउंड और फर्स्ट लेवल ऑफ अपील। सेकंड एपेलाइट अथॉरिटी क्या हो जाती है? सीआईसी या एसआईसी। ये अल्टीमेटली जो बॉडी 12, 13, 14, 15 सेक्शंस में बनाई गई थी। ये फर्स्ट एपेलाइट अथॉरिटी क्या है? अब यहां पे एक कांस्टेबल को सॉरी हमने क्या माना था? एसआई को मान लो हमने बनाया था पीआईओस। अब इस पीआईओ के हायर अधिकारी, लेट्स अज्यूम एक एसएचओ को डेजिग्नेट कर दिया जाता है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो एसपी ऑफिस में बैठेगा एज अ फर्स्ट एपेलाइट अथॉरिटी। तो सेम हायरार्की के अंदर इसके सीनियर जो होते हैं, उनमें एक ऑफिसर को फर्स्ट एपेलाइट अथॉरिटी अंडर आरटीआई डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अगर अब आपको इंफॉर्मेशन इस पीआईओ ने नहीं दी, तो आप इस पर्टिकुलर पर्सन को डेजिग्नेटेड है जो एपेलाइट अथॉरिटी आरटीआई के नीचे, अपनी अपील पुट अप करोगे। अब यहां तक समझ में आ गया सबको? नो एक्स्ट्रा पेमेंट, यार सरकार की बात चल रही है इधर, ये गवर्नमेंट का, ये कोई प्राइवेट सेक्टर, ये क्या ओवर टाइम मिलेगा? काम तुम बाकी नहीं कर रहे हो, ये एसएचओ है जो पुलिस का काम नहीं करेगा, अब ये फर्स्ट एपेलाइट अथॉरिटी एक्ट करेगा। ये मत समझना वो थाना भी संभाल रहा है, वो ये भी कर रहा है, नहीं। अब ये लोग यही
पीआईओ या फिर फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी का काम करेंगे, दे वुड बी डेजिग्नेटेड फॉर दैट। ऐसा तो मत पूछो ना कि पैसा मिलेगा क्या यार, सरकारी जॉब है यार ये, ठीक है, और दे वुड बी ओनली डेजिग्नेटेड एज दिस, प्लीज मेक दैट पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि कई बार जो एसपीज होते हैं सीएम्स के चीफ सेक्रेटरी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बन जाते हैं, उस टाइम उस एसपी को डिस्ट्रिक्ट नहीं चला रहा होता है वो यार, वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर का काम कर रहा है चीफ मिनिस्टर के। गॉट द पॉइंट हियर। तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई अलग मुआवजा मिल रहा है, वो एसपी डिस्ट्रिक्ट अलग चला रहा है, ये जो आपका डेजिग्नेशन है उसके हिसाब से आप काम करोगे। तो ये दोनों लोग क्या है, अलग से नहीं बनाए गए, जो सिस्टम आपकी चल रही है वो हेल्थ में हो, एग्रीकल्चर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, वो एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी का पार्ट रहेगा। मतलब अगर मैं आपको एक लाइन में पूछूं, जो फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी है, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स है, वो क्या ब्यूरोक्रेट्स होंगे, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे? यस और नो? परफेक्टली यस, वो उसी तो मैकेनिज्म से आए हुए हैं, अलग से कोई अपॉइंट नहीं किया गया। यस, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। वो चाहे कांस्टेबल ले लो, एसआई ले लो, एसएचओ ले लो, डीवाईएसपी ले लो। मैंने एक रफ फॉर्मेट दिया आपको। कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखते हो कि डीवाईएसपी जो होता है वो फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी होता है। जैसा मेरा एक स्टूडेंट था आसाम के अंदर पोस्टेड एज ए डीवाईएसपी थ्रू स्टेट पीसीएस, ही वाज लार्जली डेजिग्नेटेड एज फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी ऑफ दैट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। तो अब ये अलग-अलग वेरिएशन है, क्योंकि पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, अलग-अलग तरीके से लोगों ने अलग-अलग डेजिग्नेट किए उन लोगों को, बट मेक श्योर ऐसा चलता है सिस्टम। अब मेरा क्वेश्चन छोटा सा ये है, और ये ऑब्वियसली इसका अपॉइंटमेंट आप देख ही चुके हो, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय अ पर्सन, एक एक्सेप्शनल इंडिविजुअल को नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है, तो ये अलग से हेड करते हैं आरटीआई एक्ट को, मतलब दे आर द इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज ऑफ आरटीआई एक्ट। तो ये एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी से नहीं आते हैं, ये रिटायर्ड होते हैं, ये एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होते हैं। व्हाट अ वेरी ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन ब्यूरोक्रेट्स हेडिंग द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, दैट एक्ट व्हिच इज इंप्लीमेंटेड बाय ब्यूरोक्रेसी। बहुत सोच समझ के बनाया गया एक्ट कि अगर इधर भी ब्यूरोक्रेट्स हेड करेंगे तो दोनों में साठ गांठ हो जाएगी, और आरटीआई की शायद एक वो जो एसेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी है वही वायलेट हो जाएगी। अब एक चीज जो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, जस्ट फॉर द सेक, क्वेश्चन कभी बनेगा नहीं बट जानना शायद जरूरी है, कभी लाइफ में अप्लाई करो तो। आपने पीआईओ के लिए आरटीआई डाली, फर्स्ट अपेलाइट अथॉरिटी तक आप पहुंच गए 31 डे को। अब जब 31 डे के बाद में इधर बोला हुआ है ये 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देगा, राइट? हमने देखा था कल 30 डेज के अंदर इसको सप्लाई करनी है इंफॉर्मेशन, किसको? इस आदमी को। क्या ये इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा, या फिर दैट इज क्या ऐसे जाएगा डायग्राम, या फिर ये इसको ऑर्डर देगा कि भाई ये आरटीआई ऐसे ऐसे आई है मेरे पास, 30 दिन हो गए इंफॉर्मेशन नहीं आई, आपसे रिक्वेस्ट, सॉरी आपको ऑर्डर दिया जाता है कि 30 दिन में इसको इंफॉर्मेशन दो, दैट इज ये जो 30 दिन है इधर, क्या ये चलेगा या ये चलेगा? ये खुद इंफॉर्मेशन नहीं देगा है, अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन तुम्हें यहीं से मिलेगी, ये इसको ऑर्डर देगा। क्यों? हायरार्की है, सिस्टम बाईपास नहीं होता है कभी भी, और ये आदमी इंफॉर्मेशन देखने नहीं भागेगा, भागना इसे पड़ेगा, इनको सिर्फ उचित ऑर्डर देना है और फाइनली इंफॉर्मेशन सप्लाई यही करेगा तुम्हें। तो ये क्लियरिटी रखना, ऐसे मत मान लेना फर्स्ट अपेलाइट अथॉरिटी आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेशन है इनके पास तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ये निकालेंगे इंफॉर्मेशन। Therefore, this person is only going to direct the particular PIO to give the information as it has violated the deadlines given by RTI Act. तो ये दो पॉइंट बस दिमाग में फिट कर लेना कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है, and that was what our section 19 was. अब इसके साथ ये grounds of appeal मैंने लिखे हैं, which would help you just to write any answer in future if it comes. सेक्शन 19 के बाद में आता है सेक्शन 20, 2-5 मिनट थोड़ा सा और फैक्चुअल पार्ट है, फिर प्योर मैजिक है, सिर्फ एप्लीकेशन है इधर आरटीआई की। सेक्शन 20 मेंशन करता है पेनल्टी, सीधा सीधा सेक्शन है भाई, अगर आपने 30 दिन की गाइडलाइन मिस की है तो भैया आपको 250 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी। बट ये ध्यान रखना, ये पेनल्टी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है कोई भी स्टेट अपने हिसाब से पेनल्टी चेंज भी कर सकता है, और ये पावर हाई कोर्ट्स को भी दिया गया है। आई मीन ये नहीं दिया गया था, मिसयूज था वो, हाई कोर्ट भी आरटीआई से रिलेटेड कोई कुछ डायरेक्शन दे सकता है इसका स्कोप बेटर करने के लिए। बट अगेन ये 250 रुपए एक्ट में मेंशन है, अब इसको आप चेंज कर सकते हो उचित लेवल पे, अगर कोई स्टेट चाहता है कि थोड़ा हाई पेनल्टी करना है तो दे कैन डू इट। लेकिन इसके अंदर ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है एक्ट में, मैक्सिमम पेनल्टी जो लग सकती है वो 25,000 तक है, ₹25,000। दैट मींस मान लो 1 साल इंफॉर्मेशन नहीं आई, 250 रुपए करके पता नहीं कितने हजार हो जाएंगे, उधर लाख हो जाएंगे, नहीं, मैक्सिमम 25,000 की पेनल्टी किसी पे लगाई जा सकती है। और ये बहुत बड़ा एक मुख्य कारण रहा कि लोगों ने पेनल्टी के लिए कंसीडर ही नहीं किया, अरे मैक्सिमम लगनी है, पड़ी रहने दो इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन को इसलिए डिले किया जाता है कि अगर थोड़े टाइम के बाद में ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो यूजलेस हो जाएगी, वो राइट टाइम पे नहीं दी जाती है। क्यों? शायद कोई पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोटिव हो सकता है। अब अगर ये फाइन बहुत एक्सेप्शनली हाई होता तो शायद इसके कॉस्ट ज्यादा होते डिले करने के। आज उसे पता है 25,000 रुपए मैक्सिमम जाएगी, मैं 5 महीने डिले कर दूं, मैं 6 महीने डिले कर दूं, कोई पेनल प्रोविजन नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी, ना मेरा सीनियर मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल इसके बेसिस पे करेगा कि तुमने आरटीआई का रिप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे पेनल्टी देनी है, मैक्सिमम कितनी है दोस्त? 25,000 रुपए। अच्छा किसी ने बोला ये इंफॉर्मेशन आज मत दो, 40 दिन के बाद दे देना या 100 दिन के बाद दे देना, ये रखो 2.5 लाख रुपए, ठीक है दे देंगे 25,000 बाद में। ये प्रॉब्लमेटिक रहा इसके अंदर, मैक्सिमम लिमिट जैसे ऑब्वियसली अप्लाई करनी जरूरी थी, नहीं तो हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन सीरियसली बिकॉज ऑफ सम इश्यूज आर नॉट अवेलेबल, और इसलिए मैक्सिमम पेनल्टी लगाई गई 25,000। अब इसके कारण बहुत सारे लोगों ने इसको सीरियस कभी लिया ही नहीं। या तो इस एक्ट में ये भी प्रोविजन होना चाहिए था कि पेनल्टी 25,000 लगेगी जैसे आईपीसी के लॉस में होता है, आपको इंप्रिजनमेंट भी 1 साल का हो सकता है, या इफ नॉट इंप्रिजनमेंट आपका सस्पेंशन हो सकता है अगर ये इंफॉर्मेशन 6 महीने से ज्यादा नॉन सप्लाइड रही तो। तब एक फियर होता जॉब का कि नहीं जॉब जा सकता है इधर, नहीं सीनियर क्या देख लेगा भाई, ये तो लॉ बोल रहा है, नहीं किया तो कल सीनियर का ट्रांसफर हो गया, मैं तो मेरा तो जॉब गया, नहीं मैं तो सप्लाई करूंगा, आई एम सॉरी। तो वो फियर नहीं क्रिएट कर पाया जो शायद होनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन। आई होप यू आर क्लियरिंग योर अंडरस्टैंडिंग दिस कि ये मैक्सिमम 25,000 रुपए कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, बिकॉज वी नो अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है कि करप्शन सिस्टम के अंदर काफी है। शायद 25,000 वुड नॉट मेक एनी सेंस। इंदौर के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के क्लर्क पकड़े गए थे जिनके कितने कितने फ्लैट्स मिले थे, क्लर्क के, एक जज के पास कितने होंगे यार? दिस इज द स्टैंड हियर। तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि शायद एक आगे जो वीकनेस देखोगे ये याद रखना, इस पे भी प्रॉब्लम आई।
एंड सेक्शन 22, मैंने आपको दो सेक्शन बोले थे याद रखने के लिए, एक सेक्शन 8, एक सेक्शन 22, ये याद रखना है। क्यों रखना है? कल सेक्शन 8 अगर आपने देखा है, याद है मैंने उसमें एक एक्सेप्शन बताया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किसको प्रेफरेंस देगी, दिया जाता है अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर और आरटीआई के अंदर कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो एज पर सेक्शन 8 कौन सा स्टैंड करेगा? ओएसए, बिकॉज एक्सेप्शन में मेंशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड हम नहीं देंगे। लेकिन इसी आरटीआई एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 22, जो ये बोलता है कि अगर सेक्शन ओएसए का किसी का कॉन्फ्लिक्ट आता है किसी सेक्शन आरटीआई के, तो आरटीआई को प्रेफरेंस दिया जाएगा, आरटीआई वुड ओवरराइड द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। समझ में आया? तो सेक्शन 22 बोलता है आरटीआई सुप्रीम है, सेक्शन 8 में एक्सेप्शन के अंदर डालने के कारण ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन हो गया आरटीआई का। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गई है, और इस कॉन्फ्लिक्ट, जब कोई लॉ में कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करेगा कोर्ट। ऐसा ये कोर्ट केस आगे है जो पहुंचा कि क्या होना चाहिए, उधर ये कंट्रोवर्सी में डिस्कस करूंगा आरटीआई वर्सेस ओएसए। जहां पे पहले मैं थोड़ा सा ओएसए के बारे में बता दूंगा, फिर आरटीआई वर्सेस ओएसए करेंगे, बट फिलहाल इतना याद रखना, सेक्शन 22 गिव्स पावर टू आरटीआई ओवर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इतना फिलहाल इतना याद रखना है, नथिंग मोर नथिंग लेस। कैसे इसकी डिबेट चली वो आगे कोर्ट केस में देखेंगे क्या हुआ। अब द लास्ट सेक्शन ऑफ आरटीआई इज दिस, जो आपको याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट ये ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स के अंदर इंपॉर्टेंट होता है यार, मेंस में तो मेरे को नहीं लगता कुछ सेक्शन आएंगे ऐसे। लेकिन हाँ, मेंस के अंदर कब आपको ये सारे सेक्शंस की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, मान लो आरटीआई के ऊपर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, डिस्कस द वेरियस प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एंड एनालाइज द कंट्रीब्यूशन इट हैज मेड टू गवर्नेंस इन इंडिया। अब जब प्रोविजन पूछेंगे आप जनरली लिख सकते हो बिना सेक्शन के, लेकिन सेक्शन लिख दोगे तो आधा आधा मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता चला जाएगा, शायद तब ये काम आ जाएंगे सेक्शंस। सेक्शन 24 एक ऐसा सेक्शन है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 24 ऑफ आरटीआई सेज दिस कि ये एक्ट आरटीआई का एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है देश की, उसके ऊपर आरटीआई लगता ही नहीं है। अब प्लीज अच्छे से समझो कंफ्यूजन बिटवीन सेक्शन 24 एंड सेक्शन 8। सेक्शन 8 बोलता है ये लोग आरटीआई के तहत आएंगे ही नहीं। सेक्शन 8 बोलता है कौन सी इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे। ये डिपार्टमेंट कौन से नहीं आएंगे नहीं बोल रहा है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन हम नहीं देने वाले हैं आपको, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो। ये सिर्फ एक्सेप्शन है कि इस पे एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी सोचो आरटीआई इतना सिटीजन सेंट्रिक है। सेक्शन 24 सेज आरटीआई इज नॉट अप्लाइड टू एनी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो रॉ हो, आईबी हो, स्टेट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी डिफेंस इंटेलिजेंस हो, किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंस वर्क कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन देश के लिए, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। बट इसमें एक्सेप्शन क्या डाला गया है, बट अगर कोई इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स टेक एज इंटेलिजेंस ब्यूरो एज एन एग्जांपल, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई करप्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, पोजीशंस, ट्रांसफर्स एक्सेट्रा, ये दोनों इंफॉर्मेशन आरटीआई के नीचे आती है। इंटेलिजेंस रिलेटेड वर्क नहीं है, मतलब कोई भी एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन पे नॉर्मली आरटीआई लगेगा ही नहीं, सिर्फ इन दो सिचुएशंस को छोड़ के। ये दो चीजें इवन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की आप आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई और एक्टिविटी पे आरटीआई अप्लाई नहीं है इन ऑर्गेनाइजेशंस पे, लेकिन इन दो चीजों से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत मांग सकते हो। लेट्स अज्यूम सर अगर मैंने आईबी पे आरटीआई डाला, सपोज कुछ करप्शन रिलेटेड मैटर के अंदर जो न्यूज में आ रहा है या कुछ है, और अगर आईबी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम तो सेक्शन 24 के नीचे एक्सेप्शन है, हम नहीं लगते हैं, तो आप सीधा सीधा अपील कर सकते हो। ऐसे अपील करते करते आप सुप्रीम कोर्ट भी शायद पहुंच सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट 100%, ऑब्वियसली मैं 100% सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, लॉ के बेसिस पे वो बोलेगी नहीं भैया आपका करप्शन रिलेटेड मैटर है, लॉ उसकी गवाही देता है कि आप आओगे इसके नीचे। अगर कोई और निटिग्रिटी है वो केस बाय केस देखेगी, लेकिन नॉर्मली एज पर लॉ नहीं, यू कैन नॉट रिफ्यूज दिस। एवरीबॉडी क्लियर कि क्या है सेक्शन 24? पीटी में क्या आएगा? अमंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरटीआई एक्ट? द आरटीआई एक्ट डज नॉट अप्लाई टू इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, राइट और रॉन्ग? परफेक्टली राइट। एक्सेप्शंस को आप वो मत मानना, नहीं ये तो था, पॉलिटी के अंदर थंब रूल है, फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रुथ देखी जाती है। इमीडिएटली क्या है, एक्सेप्शंस को यूनिफॉर्म नहीं माना जाता है। यस, आरटीआई डज नॉट अप्लाई टू इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। सपोज सेकंड स्टेटमेंट आ जाए, द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन is open to RTA scrutiny with respect to the corruption related issues, right or wrong? True. क्योंकि जिस दिन ये दोनों चीज साथ में आएगी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, यार एक तो गलत है इसमें, अब कंफ्यूजन कौन सा गलत है। तो अगर फैक्ट क्लियर रहता है चीजें कई बार आसान हो जाती है। सो आई होप ये एक्ट की प्रोविजन थोड़ी सी दिमाग में फिट हुई। सेक्शन 8 और सेक्शन 22 फिलहाल तुम्हें याद रखनी जरूरी है। अब आते हैं कि भैया कॉमन मैन टर्म्स में सर आरटीए बताइए कैसे किया जाए। अगर सर आपने सारे सेक्शन बताए, मुझे समझ में आया, मुझे आज आरटीए लगानी है, क्या करूं ये बताओ। एक प्रोसीजर है, सिंपल तरीके से अच्छे से समझ लेना। मान लो मैं एक आरटीआई लगाना चाहता हूं, पहला क्वेश्चन दिमाग में जो आएगा, क्या फॉर्मेट में होगा आरटीआई? बॉन्ड पेपर पे लिख के देना है, लीगल पेपर पे लिख के देना है, या क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कोई एनेक्शर है क्या? कुछ भी नहीं है। एक व्हाइट पन्ना उठाओ, उसके अंदर आप हैंड रिटन भी लिख के दोगे, वो मान्य है। तो पहला स्टेप क्या है, आदमी को आता है कि क्या फॉर्मेट है, कोई फॉर्मेट है ही नहीं है एज पर द एक्ट। आरटीआई कैन बी फाइल्ड इवन इन द सिंपलेस्ट हैंड रिटन फॉर्मेट। एक व्हाइट शीट उठाई, रूल्ड हो अनरूल्ड हो, आपने लिखा, आपने रिक्वायरमेंट बताए, आपने फीस पे की। सर फीस कैसे पे करनी है? अब जब आरटीआई आया था तो सन 2005-6 की बात है, तब ऑनलाइन एक्टिविटीज इतनी थी नहीं, तो उस टाइम आपके पास ये सुविधा थी कि आप जो पोस्टल स्टैम्प्स आते हैं इसमें इसके फॉर्म में भी एनी लैंग्वेज, यस, लेकिन अब ऑब्वियसली वहां का अब कर्नाटका के अंदर जाके आप क्या बोलते हैं एसएमएस के अंदर नहीं सबमिट कर सकते, हिंदी इंग्लिश तो कर ही सकते हो, और अगर कोई लोकल लैंग्वेज है उसमें भी सबमिट कर सकते हो, परफेक्टली फाइन।
ठीक है। अब कोई स्टेट का एक वर्नाकुलर लैंग्वेज होता है कुछ स्टेट का साउथ इंडिया में, उसमें भी कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश में तो कर ही सकते हो आप। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है फीस कैसे पे करनी है। पोस्टल स्टैंप, मान लो पहले 10 रुपए फीस थी, 10 रुपए का पोस्टल स्टैंप आपने पोस्ट ऑफिस से खरीदा, आरटीआई का जो व्हाइट पेपर है उस पे चिपका दिया, वो फीस के बराबर मान्यता हो गई, क्योंकि एट द एंड सरकार तक पैसे पहुंचाने होते हैं, आपने स्टैंप खरीद के 10 रुपए सरकार को दे दिए। अब आज आपके पास ऑप्शंस है, यूपीआईज है, कुछ और भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स है, दैट इज ओके। तो इनिशियली कैसे था, आप कैश नहीं लेता गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, ये लो 10 रुपए, नहीं, वो स्टैंप डालनी पड़ेगी, जो स्टैंप है वो पहले थी। आज आपके पास हर तरीके के ऑप्शन है, बट ऑब्वियसली कैश अभी भी नहीं लेंगे। तो पहला आपने फॉर्मेट देखा, सेकंड आपने फीस भी जमा कर दी, अब आप घर से निकलते हो रेडी होके। अब सबसे पहला घर से निकलते क्वेश्चन आया, पास वाला दोस्त आके बोलता है साहब अरे भाई कहां जा रहा है, आरटीआई लगाने यार। अच्छा ये बढ़िया किया यार, लेकिन यार मेरे दोस्त को एक प्रॉब्लम आई थी कि उसे पता ही नहीं था आरटीआई किसको देना है। फिर आपने सोचा चलते चलते, अरे हाँ यार इसको देना किसको है। मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जिधर भी आरटीआई लगा रहे हो वहां का पीआईओ कौन है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है। अब पहले ये दिक्कत आती थी डेजिग्नेटेड पीआईओ है कौन। अब एसपी ऑफिस जाके या फिर डीसी के ऑफिस में जाते हो, वो लोग कोऑपरेट नहीं करते, अरे नहीं नहीं मुझे नहीं पता, उनसे पूछो, इससे पूछो, उससे पूछो। पहले दिक्कत आती थी, सिस्टम ऑनलाइन पे नहीं था। आज आरटीआई की पोर्टल है, उसमें क्लियरली हर डिपार्टमेंट्स के आपको पीआईओ मिल जाएंगे। ज्यादातर स्टेट डिपार्टमेंट्स ने ऐसे पोर्टल बनाया कि भैया इसका पीआईओ डेजिग्नेटेड कौन है। तो आपने पीआईओ भी फाइंड कर लिया, अब ठीक है, आप अब निकलते हो कि अब मैं आरटीआई सबमिट करूंगा। आप पहुंच गए पीआईओ के पास, इस पीआईओ को आपने सबमिट कर दिया। पीआईओ ने पूछा अच्छा ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हें, क्यों चाहिए, क्या रीजन है भाई इन्फॉर्मेशन का, क्या हो गया, क्या दुख है तुम्हारा। वो लिख के तो इसके नीचे लिखो रीजन क्या है, लिखोगे क्या, नहीं। कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 6। उसे आप सेक्शन 6 का ज्ञान दोगे थोड़ा सा। भाई साहब देखिए ये है एक्ट, ये है सेक्शन 6, क्या लिखा है। मुझे कोई रीजन आपको देने की जरूरत है ना, आपके सीनियर को, न किसी भी संस्था को देने की जरूरत है, ये मेरा अधिकार है। ठीक है ठीक है, मैं ले रहा हूं, ज्यादा गुस्सा मत हो। आपका आरटीआई लिया, आपको वो एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहा है। अब आप बोलते हो ठीक आपका आरटीआई हो गया, नहीं साहब एक्नॉलेजमेंट कहां है। तो फिर वो आपको एक्नॉलेजमेंट देता है कि आपका आरटीआई इस तारीख को रिसीव हुआ है। अब आप घर जाते हो, वेट करते हो इन्फॉर्मेशन का, 30 दिन में इन्फॉर्मेशन आ गई तो ठीक, नहीं तो अगर 31st डे फिर नहा धो के रेडी होके जाते हो, फिर आप क्या करते हो, एक चिट्ठी लिखते हो कि ये मेरा आरटीआई एप्लीकेशन नंबर था, ये मेरा आरटीआई था, ये इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी थी, ये मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर मैंने इसके साथ जेरॉक्स कॉपी में अटैच किया हुआ है। अभी 31 दिन हो चुके हैं, इन्फॉर्मेशन मुझे तक सप्लाई नहीं हुई है, तो कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनको ऑर्डर दे कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन मेरी रिक्वायर्ड सबमिट करे। ये खत लेके आप फर्स्ट एपेलाइट अथॉरिटी पे जाते हो, वो पीआईओ उधर खड़ा है, देख रहा है आपको, अरे को तुम्हारी तो बैंड बजाएंगे आप फिर एसएचओ के पास पहुंच जाते हो, ये पीआईओ की कंप्लेन करते हो, कंप्लेन पीआईओ की नहीं कर रहे हो, आप अपील कर रहे हो आरटीआई, भाई साहब ये हमारी आरटीआई की अपील, इधर अपील कर दी, ये आपको एक्नॉलेजमेंट देगा। अपने घर चले जाते हो और यहां से अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई तो परफेक्टली फाइन, आप सेटिस्फाइड हो तो परफेक्टली फाइन, अगर नहीं हो तो उचित तौर पे आगे अब 60 दिन के बाद, 60 दिन फ्रॉम द डे 1 या 30 दिन फ्रॉम द फर्स्ट अपील। अब आपको लगता है कि नहीं भैया आप भी नहीं करना चाहते हो, आप भी हमें नहीं देना चाह रहे हो, आप सीआईसी और एसआईसी के अंदर अपील करोगे। अब ऑनलाइन मैकेनिज्म्स भी है, सब में अब ऑनलाइन है यार, ये तो क्लियर समझ लेना। लेकिन आपको एक प्रोसेस समझा रहा हूं, बाई चांस अगर आपको ऐसे जाना हो कभी, अब आप स्टेट या सेंटर पहले आइडेंटिफाई करोगे, भाई मैंने किस सरकार से मांगी है इन्फॉर्मेशन, यू नो इट बिकॉज़ आपने मांगी है। अब अकॉर्डिंगली एसआईसी और सीआईसी के पास में आप अपील करते हो कि साहब ये मेरी फर्स्ट एपेलाइट अथॉरिटी की एप्लीकेशन है, ऐसे ऐसे मैंने ये अप्लाई किया था, कोई केस नहीं करना, कोई लॉयर की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, आप हेल्प लेना चाहो आपकी चॉइस है, लेकिन कोई लॉयर का जरूरत नहीं है यहाँ पे। आपने उसी फॉर्मेट के अंदर, मतलब किसी भी फॉर्मेट में अपील का डिटेल बताया, ये डेट बताई, सारी चीजों के एक्नॉलेजमेंट अटेस्ट किए और आपने एसआईसी सीआईसी को पोस्ट कर दिया या हैंड हेल्ड डॉक्यूमेंट जाके सबमिट कर दिए। अब यहां अब आपकी केस पे कब हियरिंग आती है, कब नहीं आती है, वो टाइम आपको नहीं पता चलेगा। यू हैव टू कीप ऑन गेटिंग अपडेट्स हियर कि क्या है। अब अगर आज कोई मोबाइल का ऐसा कुछ बनाया है तो आई एम नॉट श्योर कि कोई ऐसा बनाया सिस्टम इन्होंने, अब यहां पे वो अपील चलेगी, फाइनली एक दिन डिसीजन आता है और आपके पास उसकी कॉपी पहुंचती है और आप बोलते हो नहीं नहीं साहब ये भी गलत है, ये तो मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूं। अब इससे आगे अगर आपको बढ़ना है तो आपको यहां से लॉयर की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज हाईकोर्ट में आप ऐसी फाइल नहीं कर पाओगे, आपको पूरा प्रॉपर एक फॉर्मेट जो लॉ का एक तहत नियम है वो सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो लॉयर इन्वॉल्व यहां से होते हैं टेक्निकली, यहां पर बिना लॉयर के आप काम चला सकते हो, यहां से फिर वो जुडिशियल प्रोसेस में आ जाता है। इज एवरीबॉडी क्लियर कि आरटीआई फाइल कैसे किया जाता है और लिटरली तह तक आपको समझनी है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, एक आरटीआई लगाओ, लाइफ में कभी भी आरटीआई का क्वेश्चन आएगा आपका सेट हो जाएगा, एक आरटीआई लगाओ गाइस। अब अपनी यूनिवर्सिटी पे लगाओ, फाइन किस पे लगेगा, अरे इसी पे फाइन इसी पे लगेगा, इन्फॉर्मेशन भी यही देगा और कोई नहीं देगा, बिकॉज़ गलती इसकी थी तब यहां पहुंचा, गलती इसकी थी तब यहां पहुंचा, हो सकता है इसने इसको ऑर्डर दिया फिर नहीं दी इन्फॉर्मेशन, फाइन सारा पीआईओ भुगतान करेगा। स्टडी आईक्यू पे नहीं लगता है यार, आप लोग अभी भी आरटीआई नहीं समझे हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं लगेगा आरटीआई, क्या चल रहा है यार। पेनल्टी 30 दिन के बाद में लगनी चालू हो जाएगी, मैक्सिमम 25,000 तक जाएगी, 31st डे से इस पे पेनल्टी चालू है, क्लॉक इज टिकिंग, 60 दिन के बाद नहीं 30 दिन के बाद चालू है पेनल्टी, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट आपको पता है। अब कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर आपको लगता है आपकी डिग्री निकालने के लिए, सर्टिफिकेट निकालने के लिए, म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर, तो कोई भी जॉब आपको लगे, एक बार लगाओगे ना आपको निटी-ग्रिटी समझ में आएगी, बिकॉज़ मैंने जो प्रोसेस आपको बताया है वो एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है, नॉर्मली जैसे जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे जाओगे आपको प्रॉब्लम्स आने लगेगी। क्यों? शायद सिस्टम कोऑपरेट नहीं करेगा उस लेवल पे, यानी पीआईओ तो है नहीं अभी, अगर ऑफलाइन, ऑनलाइन में तो कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं वो साहब नहीं है, अच्छा कौन है डेजिग्नेटेड, पता चला पीआईओ अपॉइंट ही नहीं किया हुआ उधर, खाली पड़ी है पोजीशन। ये अब जब करते हो तो पता चलती है यार ये क्या सिस्टम है यार साला, सॉरी आरटीआई बोलता है कि यार सबको अपॉइंट करना है, यहाँ साहब तो खाली पड़ी है 6 महीने से। ये दिक्कतें आती है जब आप अप्लाई करते हो, बिकॉज़ ये हम थियरी पे समझ रहे हैं चीजों को, ब्लैक बोर्ड पे चीजें समझनी बहुत आसान है, रादर देन जो लाइफ के बोर्ड पे चीजों को समझोगे तब। इज द पॉइंट क्लियर कि कैसा प्रोसेस है। यूपीएससी पे आरटीएफ आरटीआई कुछ नहीं लगेगा, यूपीएससी को भूल जाओ, यूपीएससी एनवेलप डिप्लोमेसी करती है भाई, एनवेलप ज्यूरिसडिक्शन होता है यूपीएससी का, यूपीएससी के ऊपर आरटीआई मैंने लगाई थी मेरे लास्ट अटेम्प्ट के बाद में,
उस टाइम एक रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है इंक्लूडिंग द यूपीएससी, वो मार्क्स अगर कोई पेपर अपना लेना चाहता है मेंस का, उसे सबमिट किया जाए, उसके पेपर दिए जाए, उसकी कॉपी दी जाए उसे। मैंने यूपीएससी पे लगा दिया आरटीआई, होगा अभी भी मेरे पास उसका रिप्लाई। रिप्लाई आया, वो करते हैं वो, आई थिंक अभी भी करते ही होंगे। लेकिन रिप्लाई में ये आया कि फाइनल रिजल्ट आने के जहां तक मुझे याद है 25 दिन या 30 दिन कुछ ऐसा टाइम पीरियड मेंशन किया था, सारे पेपर जला देते हैं वो। और मेरी आरटीआई की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आज शायद पॉसिबल है ऑनलाइन के लिए कि मेरा आरटीआई 25 दिन से पहले पहुंच जाएगा उधर, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी। तो यूपीएससी हैज नॉट इवन डिस्क्लोज्ड द स्केलिंग टू सुप्रीम कोर्ट। उसने सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट मांग ली भाई, सुप्रीम कोर्ट से, यस। फिर सुप्रीम कोर्ट गुस्से में आ गया, यार तुम समझ क्या रखे हो, मैं हमसे एफिडेविट मांगोगे क्या तुम, अब इतने बड़े हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट एकदम स्ट्रांग हो जाता है, बोलता है ये ऑप्शनल की स्केलिंग डिस्क्लोज करनी पड़ेगी तुम्हें। प्रीलिम्स के अंदर ऑप्शनल हुआ करता था, ये केस था, ध्यान से सुनना, डिस्क्लोज करो स्केलिंग क्या मैकेनिज्म है। सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, यूपीएससी ने ऑप्शनली हटा दिए, लो कर लो स्केलिंग डिस्क्लोज, कि स्केलिंग हम कर नहीं सकते, डिस्क्लोज हम ऑप्शनली आज के बाद हटा दे रहे हैं, खत्म। जिस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं रिप्लाई किया, इस केस स्टडी के बारे में पढ़ना, आप देखोगे ये आपके मेरे आरटीआई के अंदर क्या है यार, ठीक है, 10 रीजंस मिल जाएंगे उन एक्सेप्शंस के ऊपर, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी लगा दी जाएगी। बट एनीवेज, अब ये सेक्शन 5 स्टार मार्क से आपकी इतने आरटीआई को इतने 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 क्लैरिटी दे देगा कि आज के बाद आरटीआई का कोई भी इशू हो, इट वुड जस्ट बी अ केक वॉक। आरटीआई एक्ट ऐसा था कि ये चल रहा है सिस्टम, आरटीआई गिरता है सिस्टम पे, सिस्टम कब कब आ गया, हिल गया पूरा सिस्टम। क्यों? मेरे एक दोस्त ने पोस्टेड इन इंदौर राइट नाउ, बोला यार आरटीआई ने तो आम जनता को आवाज दे दी है यार। मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा था, बोला याद है क्या यार वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले दिन जब हम तैयारी करते थे। बोला हाँ यार। बोला उस टाइम तो तू बोलता था आरटीआई स्ट्रांग होना चाहिए, आज तेरी पोजीशन चेंज होगी तो तू आरटीआई को बोल रहा है आम आदमी को आवाज दे दी है इसने, मतलब कुछ ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आ गया। बोला यार तू समझेगा नहीं। मैं बोला हाँ यार मैं नहीं समझूंगा और मैं समझना चाहता हूँ, जानता हूँ तेरा जॉब है, तेरी पोजीशन है, दिक्कत होती होगी, पर मैं तो आज भी उसी पोजीशन पे खड़ा हूँ यार, दो सिटीजन या एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए तो मैं मेरा नजरिया रखता हूँ। शायद हो सकता है कल मैं तेरी जगह बैठा होता तो मेरा भी वही नजरिया होता। मतलब इसने बोला क्या मुझे, लोगों को आवाज दे दी, सिस्टम हिल गया, और सिस्टम इस कदर हिला कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था, एंड यू आर राइटिंग दिस स्टेटमेंट राइट नाउ, और वो स्टेटमेंट ये था आरटीआई के ऊपर, आरटीआई इज द ब्रह्मास्त्र इन द हैंड्स ऑफ कॉमन मैन। ये यूपी सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के ऊपर बोला है, और ये स्टेटमेंट यूज करोगे आंसर में, सुप्रीम कोर्ट का बोला हुआ है, कोई काटी नहीं है इसकी। मतलब आरटीआई ब्रह्मास्त्र है, वो ऐसा अस्त्र जो लास्ट में कुछ काम नहीं आया ये काम आएगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम दे रही है लास्ट में ये ऐसा है जो सब पे फायर किया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र वाज ट्रेडिशनल न्यूक्लियर वेपन, आज के जमाने से कंपेयर करूं तो वैसा ही है ये। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इतना पावरफुल अगर माना है तो इमेजिन करो सिस्टम कितना हिला होगा। अब जब आरटीआई सिस्टम पे अप्लाई होता है तो लोगों ने कोशिश की इसको वीक करने के लिए, और उससे जन्म लेती है ये कंट्रोवर्सीज। समझ में आया कंट्रोवर्सीज का कारण क्या है? बिकॉज आरटीआई लार्जली मेड द सिस्टम मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट, एंड एज अ रिजल्ट certain manipulations started tickling in the system, and these were the controversies which were there. Are you now ready for a ride of a flight? सब रेडी हो? क्या क्या कंट्रोवर्सी है? और आज अब अगले आधे 1 घंटे में ये समझना है कि चीजों और इशू को समझा और पढ़ा कैसे जाता है। जो ये थियरी है ना तुम्हारी, रिवीजन जरूरी है। अगले 30 मिनट्स में चेंज नहीं कर दी तो बताना, आप बोलोगे सर रिवीजन की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि आपने टॉपिक इतनी सॉलिड तरीके से तैयार कर लिया। इन कंट्रोवर्सी की जड़ समझते हैं पहले, आई कहां से। पहला कंट्रोवर्सी उठाता हूं, लोकस स्टैंडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस स्टैंडी? ये कंट्रोवर्सी करीबन 1.5-2 साल पहले की है। अब वो नाम मुझे चीफ जस्टिस का याद नहीं, और होता तो भी मैं लेता नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मुझे करना नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला सीजीआई एक्स रिटायर होने के बाद कि आरटीआई के अंदर लोकस स्टैंडी होनी चाहिए। ऐसे मत लगाओ आरटीआई, लोकस स्टैंडी होनी चाहिए। पॉइंट ये आता है कि लोकस स्टैंडी होता क्या है। लोकस स्टैंडी मतलब ये सीजीआई साहब बोलते हैं ओनली दोज इंफॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड बाय अ सिटीजन विद व्हिच ही हैज डायरेक्ट रिलेशन। समझ रहे हो? सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मैं पूछ सकता हूं जो मेरे से डायरेक्टली रिलेटेड है, मेरे से रिलेशन होनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन की। ये साहब ने ऐसा क्यों बोला, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसा क्यों बोला यार? मतलब इनसे शायद मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ज्यादा, शायद आई एक्सपेक्टेड दैट। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लोकस स्टैंडी का। व्हाई? क्यों? इन्होंने रीजन दिया, रीजन ये था कि आरटीआई इज लीडिंग टू पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब कि बिकॉज ऑफ आरटीआई ब्यूरोक्रेसी इज नॉट एबल टू वर्क। वो ब्यूरोक्रेसी का वर्क रोक दे रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स आरटीआई के डर से कई बार डिसीजन नहीं लेते हैं जहां पे क्लियर कट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि उन्हें डर ये होता है यार इसमें लिखा नहीं है, कल मैंने ले लिया, किसी ने आरटीआई लगा दिया तो मैं तो करप्ट बन जाऊंगा, हालांकि मैंने करप्शन किया ही नहीं है। ऐसा बहुत जेन्युइन कंसर्न है इस आदमी का, सही बोला इन्होंने। लिटरली देखा जाए तो देयर इज सर्टेन एसेंस इन दिस। ये सब बोल रहे हैं देखो आज हर कोई आरटीआई लगाते फिर रहा है, और अब कई जगह तो लॉ क्लियर है, यहाँ पे ये आदमी एक्शन ले लेता है, लेकिन कई बार कुछ लॉ क्लियर नहीं होते, सिचुएशन के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, कुछ आपको शायद एक्शन उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करने पड़ सकते हैं जब लॉ नहीं है। अगर सपोज अब एक ब्यूरोक्रेट इस टाइम के अंदर वो धक्का देते रहो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, वो जाना ही नहीं चाहता आगे। क्यों? उसे डर ये है कि यार मैं डिसीजन तो ले लूंगा, लेकिन कल इस आदमी ने आरटीआई मुझ पे लगा दिया और बोला गया, दिखाया गया कि मैं ही करप्ट हूं तो मैं कर क्या लूंगा यार, एक ऑनेस्ट आदमी अच्छा खासा करप्ट बन जाएगा। डू यू एग्री टू दिस? यार पॉइंट तो वैलिड है इस आदमी का। स्टैंप और बॉन्ड में डिफरेंस, स्टैंप और बॉन्ड क्या होता है यार? आई एम नॉट श्योर व्हाट यू एग्जैक्टली आस्किंग। स्टैंप पेपर अगर पूछ रहे हो तो अलग एकदम, बॉन्ड पेपर एक लीगल बॉन्ड पेपर होता है, व्हाइट शीट, कई कई जगह येलोइश पेपर आता है। ये पॉइंट जेन्युइन है। लेट्स अज्यूम मैं यूपीएससी में आपको पूछ लूं एग्जाम में, आरटीआई इन द रीसेंट टाइम बिसाइड लीडिंग टू ट्रांसपेरेंसी have also resulted in policy paralysis. Do you full stop? Do you think RTI should be amended
एंड प्रोविजन ऑफ लोकस स्टैंडी शुड बी एडेड इन द स्टैट्यूटरी लॉ। क्या लगता है आपको, क्या लोकस स्टैंडी होनी चाहिए या नहीं? क्या पहला फैक्ट आपको पता चल जाएगा उस क्वेश्चन में कि ये रेडिएट कहां से हो रहा है? क्वेश्चन पहला पॉइंट क्लियर होगा। हाँ, यहां से आया ये डिबेट। अब डिबेट तो आ गई, इसका अपना व्यू पॉइंट है। अब अगर पहली चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सेकेंडरी देखेंगे, पहली चीज ये देखेंगे क्या इसको किया जा सकता है एज पर एग्जिस्टिंग लॉ। कैन दे आस्क क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी? यस, दिस कंट्रोवर्सीज आर रिजॉल्व्ड नाउ, खत्म हो चुकी है, ये इनिशिएशन हुई थी। और कंट्रोवर्सी पे इंडिया पाकिस्तान इतना बड़ा कंट्रोवर्सी पे क्वेश्चन पूछ लिया, ये कंट्रोवर्सी थोड़ी है, ये तो कंट्रोवर्सी के नाम में छोटा सा सी है। क्या ये किया जा सकता है? नहीं, जब तक सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 क्या बोल रहा था कल आपको? पहले तो लॉ से देखो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए बाद में डिबेट देंगे, पहले आंसर में लिखना दिस कंसर्न मे बी जेन्युइन but in the existing format of RTI this is not possible. Section 6 itself advocates that the citizen does not need not disclose any reason. बोल रहा था। सेक्शन 4 क्या बोल रहा है? इससे ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, डेथ ऑफ द कंट्रोवर्सी। सिर्फ ये सेक्शन याद रह गया तो आपको। सेक्शन 4 क्या बोल रहा था? प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? गवर्नमेंट को इतना प्रोएक्टिव होना चाहिए कि वो आरटीआई के लिए वेट ही नहीं करे। जब आरटीआई गवर्नमेंट में ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है भाई, तुम आरटीआई का वेट मत करो, ट्रांसपेरेंट हो जाओ, इंफॉर्मेशन पहले दे दो। अब जब इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को खुद चला के देनी है तो आरटीआई किस तरीके से भैया पॉलिसी पैरालिसिस लेके आ रहा है? When the act itself talks about proactive disclosure, there is no point of largely putting this particular condition as any form of information as per the RTI statutory obligation has to be disclosed to the people. Everybody clear with this कि ये problematic क्यों हो जाएगा? इसी ने पूरा खत्म कर दिया कंट्रोवर्सी कि भाई तुम्हें तो ऐसा obligation दिया, तुम तो information disclose करते चले जाओ भाई। अब जब एक सिटीजन आए तो रीजन क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज़ वो तो तुम्हें ऐसे भी डिस्क्लोज करनी थी, तो फॉलो नहीं कर रहे हो तब सिटीजन इंफॉर्मेशन मांग रहा है आपसे। और अब इस कंटेक्स्ट के अंदर सिटीजन की अवेयरनेस को खत्म करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसपेरेंसी को कम करने के लिए तुम बोल रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है। सेकंड पॉइंट समझ में आया? ओके, थर्ड पॉइंट, तो पहले हमने बोला लॉ के फॉर्म के अंदर अगर करना है पहले इन दोनों सेक्शन को हटाना पड़ेगा, तब कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है करना चाहिए क्या? तो देखते हैं करना चाहिए कि नहीं। जो और ज्यादा इनएफिशिएंट हो गई, अब एक्शन ही नहीं लेते ये लोग। सपोज मान लेते हैं हमने इस चीज को टैकल कर लिया, हमने लगा दिया लोकस स्टैंडी, ठीक, सपोज मॉडिफाई कर दिया, तो क्या ये चीज टैकल हो जाएगी? यस, ये गायब हो गया। मैं इसका डायग्राम चेंज कर दे रहा हूं, ये पूरा गायब हो गया लोकस स्टैंडी के कारण। लेकिन ये सिस्टम सुधर जाएगा क्या जब तक ये नहीं सुधरेगी? इन चीजों का क्या, जो अभी तक इतना ज्यादा इनएफिशिएंसी लेके आ रहा था, तो लिखना कैसे है? फर्दर लेट्स अज्यूम दैट इवन इफ लोकस स्टैंडी इज इंपोज्ड, would imposing locus standi make system any better? Because the inefficiency or for that matter policy paralysis is not the result of RTI. Policy paralysis in India existed before RTI as well. Then the cause of policy paralysis does not lie in RTI. The cause of policy paralysis lies in the multiple issues which should be first reformed rather than killing or throwing the baby out with bathwater. समझ में आया? Red tape is मतलब where the file has to be passing from each table. हर आप डायरेक्टली हायरार्की को बाईपास नहीं कर सकते, हर टेबल पे तुम्हें जाना पड़ेगा। मैंने पूरी कंट्रोवर्सी को यहाँ पे समाप्त कर दी, एग्जामिनर सेकंड थॉट ही नहीं आएगा। बात तो सही है। आरटीआई से पहले भी तो पॉलिसी पैरालिसिस थी ना। अगर आरटीआई से पहले भी थी तो कॉज पॉलिसी पैरालिसिस का कहीं और है, सॉल्यूशन हम कहीं और देख रहे हैं। बिकॉज़ इसको सिर्फ खत्म करने के लिए लोगों ने प्लानिंग की है सब कि आरटीआई खत्म हो जाए। So problem is not RTI. Problem is bureaucratic mentality. Problem is that there are other issues in bureaucracy. Reform them rather than de-reforming RTI. Empower the citizens. Reform the system. Policy paralysis would be taken care of. Solving RTI और vaporizing RTI waste और खराब कर रहे हो सिस्टम को शायद आप, क्योंकि उससे पॉलिसी पैरालिसिस तो कहीं खत्म नहीं होगी आपकी। पहला कंट्रोवर्सी क्लियर? हाँ, you can cite an example here if you get a time here. पक्का क्लियर है ना गाइस? पहली कंट्रोवर्सी, किसी को कंफ्यूजन बताओ कैसे एक एक चीज को टैकल करना है ताकि पूरे दिमाग में ब्रॉडनेस रहे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंट्रोवर्सी, क्या जुडिशरी आरटीआई के नीचे आती है क्या? ये कंट्रोवर्सी आज खत्म हो चुकी है, जैसे लोकस स्टैंडी वाली हो चुकी है, लेकिन एक टाइम में आया और बहुत बड़ा बवाल मचा इसने। जुडिशरी आती है क्या आरटीआई के नीचे? यस, आती तो है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, इसके पीछे बहुत कारण रहे। और ये मैं कंट्रोवर्सी क्यों बता रहा हूं, हालांकि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, बिकॉज़ आगे जाके थर्ड कंट्रोवर्सी में मैं बताऊंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज आती है आरटीआई में, और वो डबल स्टार मार्क से कर लेना, बिकॉज़ ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसका कोई अभी पुख्ता आंसर नहीं आया, एटलीस्ट प्रैक्टिसेबल आंसर नहीं आया। लॉ में एक आंसर है इसका। देखते हैं जुडिशरी आता है कि नहीं। कहानी कुछ इस तरीके से रची गई या फिर केस कुछ इस तरीके से प्रोग्रेस करता है। एक आदमी था, दिस इज अ रियल केस मैं बोल रहा हूं जो हुआ, क्यों जुडिशरी आरटीआई के नीचे आने लगी, सपोज आने लगी, तो मैं आंसर नहीं दे रहा हूं फिलहाल। सतीश चंद्र अग्रवाल करके, एससी अग्रवाल एक एडवोकेट है खुद ये, और आज आरटीआई एक्टिविस्ट भी है। एससी अग्रवाल आरटीआई एक्ट, ध्यान से सुनना गाइस एकदम, नो कमेंट्स प्लीज। एससी अग्रवाल आरटीआई एक्ट जब आ जाता है, सूचना अधिकार आपको मिल जाता है जब इंडिया में समाज के अंदर, एससी अग्रवाल ने आरटीआई ठोक दी सीजीआई की ऑफिस पे। तो समझ रहे हो, सीजीआई की ऑफिस में, याद रखना सुप्रीम कोर्ट नहीं, सीजीआई की ऑफिस, हु इज द हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने मांग ली, सीजीआई एकदम गुस्से में आग बबूला। रिप्लाई आता आरटीआई का, द रिप्लाई ऑफ द आरटीआई वाज दैट माय ऑफिस डज नॉट कम अंडर आरटीआई एक्ट, दैट मींस द आरटीआई वाज रिफ्यूज्ड, द इंफॉर्मेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। एवरीबॉडी क्लियर क्लियर? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? अब ये साहब खुद ठहरे लॉयर, इसने सोचा सीआईसी एसआईसी क्या करना है, साइड में रखो, पीआईएल डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। एक बंदा अनम्यूट कर लो जल्दी से कोई, अदित्यान,
Adityan. Adityan, is my voice audible? Is my voice audible? This guy puts up a PIL in the Supreme Court. Who is the head of Supreme Court? Adityan, Chief Justice of India, right? Yes. PIL क्या होता है? आप एक चिट्ठी लिख दी, मतलब एक सिंपल में समझना, एक PIL का चिट्ठी लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को। अब अगर उस PIL को कंसीडर कर लिया जाता है तो वो केस बन जाता है, नहीं तो साइड में रख दिया जाता है। जाओ, तुम्हें क्या लगता है CGI अगर इसका हेड है, सुप्रीम कोर्ट इस PIL को कंसीडर करेगा क्या? CGI ने तो क्लियर आंसर दे दिया भाई। नहीं सर, करना तो नहीं चाहिए, करना चाहिए सर, करना तो चाहिए, लेकिन अगर हम ह्यूमन टेंडेंसी से देखें तो इसका इन्फ्लुएंस भी तो तगड़ा होगा ना। हाँ यस सर, होगा। हुआ ये कि CGI ने तो रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी PIL को कंसीडर कर लिया, ठीक है, हम देखेंगे। अब मुझे आदित्य ने एक आंसर देना, जो पेपर 2 के अंदर पॉलिटी वाले पार्ट में आप जुडिशियल एक्टिविज्म लिखते हो। एक मैंने तुम्हें सोशल ऑडिट का एग्जांपल बताया था गाइस, यार इतना ज्यादा लैक ऑफ एनर्जी क्यों है यार, आप आंसर क्यों नहीं फटाफट दे रहे हो, थोड़ा सा जल्दी। एक मैंने सोशल ऑडिट के लिए बताया, ठीक है आदित्य, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कहीं ना कहीं हमने देखा कि सोशल ऑडिट के अंदर हमने जुडिशियल एक्टिविज्म का पॉजिटिव पॉइंट देखा। अब अगर जुडिशरी मेरे देश के अंदर ऐसी है तो जुडिशियल एक्टिविज्म होना ही चाहिए। कैसे? The court whose official head is CGI, who refused RTI application, the same court is so pragmatic and so bent on preserving the constitutional values that it admitted the PIL of SC Agarwal, which then became a case, Supreme Court versus SC Agarwal. कोर्ट के अंदर कोर्ट के खिलाफ केस चल रहा है। अब लुक एट द लेवल, मतलब सुप्रीम कोर्ट SC वर्सेस SC, फेमस केस है ये, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल, ये केस चला। सॉल्यूशन तुम्हें क्या लगता है क्या आना चाहिए? अगर ह्यूमन वैल्यू से देखें तो नहीं आई आरटीआई में, केस में ये आया, यस द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कम्स गॉट देम अंडर आरटीआई, और फिर सप्लाई करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। अब अगर इतना प्रैग्मेटिक है जुडिशरी तो भाई जुडिशियल एक्टिविज्म तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब उनकी खुद की तख्त के ऊपर, खुद के चेयर के ऊपर बात आई तो उन्होंने नकारा नहीं, जो आगे तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टीज करने वाली है। जब पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के नीचे आने के लिए बोला, हर कोशिश कर ली उन्होंने जायज कि हम नहीं आए आरटीआई के अंदर, और जब वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात आई आरटीआई की, वो अपने आप को खुलेआम आरटीआई के नीचे ले आते हैं उस केस के अंदर जहां पे कोर्ट के खिलाफ ही केस लड़ा गया। डिड यू गेट द पॉइंट हियर? कि अब अगर कंट्रोवर्सी कभी पूछी जाए, डस जुडिशरी कम्स अंडर आरटीआई? यस, द जुडिशरी कम्स अंडर आरटीआई as in the case of Subhash Chandra Agarwal versus Supreme Court of India. It has been clearly held that RTI can be applied to Supreme Court and any officers within it. और अगर सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है तो हाई कोर्ट में भी होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होगा, सेशन कोर्ट में भी होगा, या फिर किसी और कोर्ट में भी होगा। अब ये कंट्रोवर्सी तुम्हें सिर्फ याद इसलिए रखनी है क्योंकि अब ये रिजॉल्व हो गई, अब ये नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन जुडिशियल एक्टिविज्म में आ सकता है। और जुडिशियल एक्टिविज्म को पॉजिटिव प्रूफ करने के लिए क्या होता है, कई बार हमारे पास तत्व नहीं होते हैं, और अब मैंने तुम्हें 3 फैक्ट दिए हैं, सोशल ऑडिट में 2 फैक्ट दिए, और यहाँ पे तीसरा फैक्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का, कि अगर जुडिशरी इतनी प्रैग्मेटिक है तो भाई एक्टिविज्म शायद सोशल वेलफेयर सेंट्रिक होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक एक्टिविज्म होना चाहिए, बट जुडिशियल ओवररीच नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी एंश्योर्ड। कंक्लूड कर लेना इस तरीके से, कभी यूज करना हो तो। इज द सेकंड कंट्रोवर्सी टॉप नॉच क्लियर इन योर माइंड कि डस जुडिशरी कम्स अंडर आरटीआई? नो, एज ऑफ नाउ यस इट कम्स, इनिशियली इट वाज रिजेक्टेड बिकॉज़ ऑफ एन आरटीआई एप्लीकेशन देयर। थर्ड कंट्रोवर्सी, जो लिटरली कंट्रोवर्सी है आज भी, डस पॉलिटिकल पार्टी कम अंडर आरटीआई? गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट नहीं है यार, क्या कर रहे हो? पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट है क्या? ऐसा क्यों कर रहे हो? पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट बनाती है, आती है कि नहीं मुझे नहीं पता फिलहाल, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप आंसर देना, अगर नहीं मिल पाता है तो मैं आपको आंसर देता हूं उसका। केस कैसे चला ये समझना, और ये क्वेश्चन डबल स्टार मार्क से लिखना, ये आ सकता है बिकॉज़ ये कंट्रोवर्सी रही है हर बार पॉलिटिकल पार्टी की, स्पेशली 2013 से स्टार्ट हुई है कंट्रोवर्सी। हुआ क्या, एक बंदे ने, अब मुझे नाम नहीं याद है वो डिटेल, ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दैट, एक आरटीआई लगाई गई पॉलिटिकल पार्टी पे, पॉलिटिकल पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया कि भैया हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, सरकारी नहीं है, न हमें सरकार फंड देती है, सब्सटेंशियली फंडेड भी नहीं है, हम नहीं आते आरटीआई में। इसको लगा यार ये कैसे, मतलब है, मतलब नहीं मुझे नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। इसने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, फाइनली केस पहुंच गया सीआईसी के पास में। सीआईसी ने काफी टाइम लग गया इस चीज को, फाइनली जजमेंट दिया 2013 में, और 2013 में जजमेंट ने सीआईसी ने कहा, पूरा कंट्रोवर्सी ध्यान से सुनना, चैट 5 मिनट बंद कर दो सिर्फ। सीआईसी ने 2013 के जजमेंट में कहा पॉलिटिकल पार्टी इज इक्वल टू पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी कौन सी मानी जाती है? जो आरटीआई के अंदर ये वर्ड यूज किया पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी अगर अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर कर दी जाती है तो वो आरटीआई के नीचे आ जाती है। अब वो डिक्लेरेशन क्या हो सकता है, वो स्टेट ओन्ड है, सेंट्रल ओन्ड है, जॉइंट ओन्ड है, या फिर सब्सटेंशियली फंडेड है, उनको पब्लिक अथॉरिटी बना दी जाती है। अब इन्होंने डिसीजन दिया सीआईसी, कोई भी एक और बंदा हैंड रेज कर लो, बट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा एक्टिवली मेरे को आंसर दोगे तो हैंड रेज करना यार। इस कंट्रोवर्सी के अंदर होश उड़ जाएंगे लिटरली आपके। शिव प्रताप सिंह, शिव प्रताप सिंह, शिव शिव यस सर, शिव, पहली पॉइंट क्लियर, सीआईसी ने क्या बोला कि इट्स अ पब्लिक अथॉरिटी देयरफॉर इट शुड कम अंडर आरटीआई, राइट? यस सर, मुझे आंसर सिर्फ इतना चाहिए, सीआईसी कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है? स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है, या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है? सर सेंट्रल। अरे नहीं, सेंट्रल तो ठीक है, स्टैट्यू मतलब क्या गवर्नमेंट ने बनाई है, या पार्लियामेंट ने बनाई है, या संविधान ने बनाई है? कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल? यस सर, कर क्या रहे हो यार तुम लोग? कौन से एक्ट के नीचे बनी थी सीआईसी? आरटीआई के नीचे ना, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14 देखा था ना हमने? यस सर, तो कौन सा हो गया? पार्लियामेंट ने बनाया इसको? यस सर, तो पार्लियामेंट जिसको बनाता है वो स्टैट्यूटरी होता है। मे बी शायद आपने पॉलिटी अभी पढ़ी नहीं होगी, मे बी बिकॉज़ ऑफ दैट थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया आपको। तो ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? यस सर, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात तो इग्नोर की जा सकती है यार, अरे ठीक है सीआईसी बोलता रहेगा, चलेगा। 2013 एक बार म्यूट कर लेना प्लीज। तो पहला कंट्रोवर्सी कहां पे आया, इशू स्टार्ट कहां से होता है? 2013, मतलब आज से 10 साल पुराना इशू है ये। 2013 में एक आरटीआई की अपील केस के अंदर सीआईसी ने क्लियर डिक्लेयर कर दिया, भैया पॉलिटिकल पार्टी चुपचाप आ जाओ आरटीआई के नीचे।
लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन ठहरी बेचारी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी ने भाव ही नहीं दिया इसको कि अरे छोड़ो यार क्या करना है, कोई बात नहीं है। 2015 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसे सपोर्ट कर जाती है, ईसीआई, मतलब 2 साल आगे बढ़ते हैं। 2015 में सडनली 2014 के जनरल इलेक्शन के बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस ओपिनियन को सपोर्ट कर देता है और ये बोलता है कि सीआईसी के जजमेंट को अप्लाई किया जाए और पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के तहत लाया जाए। लेकिन ये तो अप्लाई करवा नहीं सकता ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गाइस प्लीज म्यूट कर लेना किसी का वॉइस आ रहा है तो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अप्लाई तो नहीं करवा सकता, एक ओपिनियन दे सकता है। तो सडनली 2015 के अंदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जंप्स इनटू द कंट्रोवर्सी एंड सपोर्ट्स द सीआईसी। तो क्या सीआईसी की बात का वजन बढ़ गया कुछ? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिल गई पीछे से, अब अरे हम पीछे खड़े हैं चलो। बिकॉज लाइफ में हमेशा याद रखना, इट डजंट मैटर व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट मैटर्स इज हु इज स्टैंडिंग बैक ऑफ यू। तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, इसलिए कॉन्सेप्ट है गॉडफादर का। तो आगे हर चीज फेस की जा सकती है, अगर भगवान कृष्ण जैसा कोई आदमी तुम्हारे पीछे खड़ा हो फर्क नहीं पड़ता आगे क्या है, वो पार हो जाएगा। तो अब यहां पे एक आदमी बैक कर रहा है ईसीआई कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन ईसीआई के पास भी तो पावर नहीं है मेरे दोस्त अप्लाई करवा सके। पॉइंट क्या है? अब देखो कुछ लोग हैं यहाँ पे, अब ये सूर्यांश जैसे लोग हैं, बिकॉज इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, इनका आसपास की गप्पों में ज्यादा ध्यान है। सॉरी टू से दैट, दिस इज द पॉइंट व्हिच यू लार्जली शुड बी अंडरस्टैंडिंग। आंसर क्या है नीचे देखो, कृष्ण तो आगे थे सर अर्जुन के। वाह, लाइफ में कभी सोशलॉजी मत ले लेना सूर्यांश, 210 भी क्रॉस नहीं होगा, मैं इससे साइन करवा के ले जाओ। क्यों? बात की एसेंस समझनी पड़ती है, फैक्ट नहीं। पॉइंट क्या था, कृष्ण थे तब अर्जुन लड़े, नहीं तो अर्जुन पहले ही हथियार डाल चुके थे। क्या है यार गाइस, कुछ एग्जांपल आपको बेहतर समझाने के लिए दिए जाते हैं, लाइफ लेसन्स होते हैं वो। इससे आगे बढ़े, इसके डिसीजन को भी कोई भी एस्पेक्ट नहीं देखा गया, छोड़ो यार, मतलब ईसीआई का भी कोई भी वैल्यू नहीं था। 2019 the daddy of all the organization comes into picture. Who is the daddy of all the organizations? Supreme Court. अब मजा आएगा, अब तुम्हें लाइफ में पहली बार पता चलेगा कि 2019 में आरटीआई का क्वेश्चन क्यों आया और शायद क्यों कुछ हुआ 2019 में। 2019 में सुप्रीम कोर्ट जब आती है तो रिक्वेस्ट नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट ने आके सीधा सीधा बोल दिया, इट गेव अ डायरेक्टिव टू इंप्लीमेंट द सीआईसी's डिसीजन। सीआईसी का जो डिसीजन इंप्लीमेंट करो फटाफट। उफ, अब हिल गई सरकार, अब क्या करेंगे? पोस्टपोन कर सकते हैं, चलो छोड़ दो, चलो ये 1 साल 2 साल। सुप्रीम कोर्ट बैक्स, नॉट ओनली बैक्स, इट गिव्स अ डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट द डिसीजन ऑफ सीआईसी। अब प्रॉब्लम सरकार के लिए, इसको बाईपास नहीं किया जाएगा, तुम अपील भी करोगे कल सुप्रीम कोर्ट का वही ओपिनियन आ जाएगा। बिकॉज़ कुछ अगर ये बोल रहा है तो फैक्ट पे बोल रहा है, लॉ पे बोल रहा है, ऐसे ही नहीं बोल देगा कि मन मर्जी से कुछ बोला। यहां तक कंट्रोवर्सी सेट क्लियर है सबकी। अब सडनली जब सुप्रीम कोर्ट आ गया पिक्चर में, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड, दैट इज द पॉलिटिकल पार्टीज रियलाइज्ड कि आज नहीं तो कल हमें आरटीआई के नीचे तो आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अब हमारे पास। सरकार ने क्या किया? आरटीआई के एक्ट को अमेंड कर दिया। अब रीजन पता चला 2019 में ऐसा क्या हुआ कि आरटीआई को अमेंड करना पड़ा। डू यू थिंक कि क्या रीजन शायद रहा होगा अगर ये इवोल्यूशन देखा जाए तो? सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्स, किसी ने पूछा फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्स के पब्लिक अथॉरिटी है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सब्सटेंशियली फंडेड है बाय गवर्नमेंट। कैसे? उनकी ऑफिसर्स जो है 100 रुपए के लीज में, 999 रुपए के लीज पे हजारों, आई मीन 100 इयर्स 99 इयर्स तक दी हुई है। ये पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है सब्सिडी रेट पे यूज करते हैं। दूरदर्शन के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज को सब्सिडीज रेट मिलती है, तो सरकार इन्हें फंड कर रही है ना सब्सिडीज के थ्रू। ये सुप्रीम कोर्ट का अंडरस्टैंडिंग था कि ये सब्सटेंशियली फंडेड है भाई, सरकार से पैसा तुम यूज कर रहे हो। यू नो, इमेजिन करो दिल्ली के सेंटर के अंदर तुम्हारी इतनी बड़ी-बड़ी ऑफिस देके रखी है, लाखों रुपए का रेंट आता होगा, जहां पे तुम कुछ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स रुपीस की रेंट दे रहे हो, तो वो सब्सटेंशियली फंडेड है, सरकार फंड दे रही है आपको। तो सुप्रीम कोर्ट का बेस ये था कि भाई यू आर सब्सटेंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देयरफॉर इट्स ऑब्लिगेशन टू कम अंडर आरटीआई एक्ट। सडनली द आरटीआई एक्ट गेट्स अमेंडेड, पूरा का पूरा अमेंड हो गया। अब लाइफ में ये कंट्रोवर्सी मैं लिख के देता हूं, तुम भूलोगे कि नहीं, जानबूझ के मुझे आंसर देने के लिए हो सकता है कि सर भूल जाएंगे, दैट्स योर चॉइस। ये था कनेक्शन आरटीआई के अंदर 2019 का। तो अब इसके साथ तुम्हें जानना क्या है, सब क्या किया 2019 के अंदर इन्होंने, ऐसा क्या किया? सेक्शन 13 आरटीआई का क्या था? टर्म ऑफ सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर जो टर्म्स है आईसी और सीआईसी के, 2019 के अमेंडमेंट ने यही चीज एक सेक्शन को अमेंड करना पड़ा, सिर्फ ये अमेंड किया उन्होंने। क्यों? अमेंडमेंट में क्या हुआ? दो चीजें चेंज की गई। इस अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन बनाया गया आरटीआई के अंदर कि रेम्यूनरेशन ऑफ सीआईसी, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सीआईसी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो 11 लोग हैं, उनकी रेम्यूनरेशन और उनका जो ड्यूरेशन टर्म जो है वो गवर्नमेंट के अधीन होगा। गवर्नमेंट उसे रेगुलेट कर सकती है, 6 से कम भी कर सकती है, 6 से ज्यादा भी कर सकती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। पहले क्या था? पहले अगर जो सेक्शन 13 वाली चीज में अगर आपको ऊपर नीचे करना है, आपको पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा, वो हो जाएगा तो प्रेसिडेंट अप्रूवल आएगा, फिर इंप्लीमेंट होगा। अब क्या है, सीधा सीधा गवर्नमेंट जिस दिन मर्जी चाहे उस दिन हटा सकती है उस चीज को। क्यों करना पड़ा? समझ में आया? ये यही अमेंडमेंट क्यों हुआ 2019 में? बोर्ड ऑफ कंटेंशन क्या थी? सीआईसी से स्टार्ट होता है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है? इंप्लीमेंट द डिसीजन ऑफ सीआईसी। कल मेरा बंदा बैठा के मैंने सीआईसी का जजमेंट रिवर्स करा दिया तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव फॉल कर गया। समझ में आया कि व्हाई सीआईसी वाज नाउ द ओनली पॉइंट व्हिच वाज अमेंडेड, बिकॉज़ नाउ इट इज अ पॉसिबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि आरटीआई ये करे वो करे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ये जो आरटीआई पब्लिक अथॉरिटी बोला है आना चाहिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं पब्लिक अथॉरिटी है, तो सीआईसी के जजमेंट को इंप्लीमेंट करो। अगर जजमेंट नहीं था तो मैं क्या इंप्लीमेंट करूंगा? आई कैन प्ले विद द वर्ड्स ऑफ लॉ देयर, एंड दिस इज व्हाट इट इज प्लेड।
बिकॉज लॉ वर्ड पे चलता है पूरा का पूरा गेम। अब सीआईसी को अमेंड कर दिया गया, अब फ्यूचर में नहीं पता मुझे क्या होगा, बट स्टोरी यहां तक खत्म हो जाती है कि सीआईसी को अमेंड किस बेसिस पे किया गया। मे बी द रूट लाइज इन 2013 कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये मैं सिर्फ ये ओपिनियन देना कोई मतलब नहीं बनता यहां पे, आगे क्या होगा वी आर नॉट श्योर, बट अगेन पॉसिबल है कि कल सीआईसी का जजमेंट ही रिवर्स कर दिया जाए और फिर ये इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं एंड द थिंग्स वुड गो एज इट गोस। इज एवरीबॉडी क्लियर कि पॉलिटिकल पार्टीज आती है कि नहीं? अब नाउ टेल मी दिस, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं डस पॉलिटिकल पार्टी कम अंडर आरटीआई? यस इट कम्स। क्यों? बिकॉज अब यस बोलना मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ रहे हो, इसकी इंटरप्रिटेशंस है यार। अब यस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया इधर, जब तक ये जजमेंट स्टैंड करता है एटलीस्ट लॉ के ऊपर इस पे गेम खेला जा सकता है कि हां भाई आती है, लेकिन लॉ भी बोला जा सकता है। कैसे? लॉ के अंदर अभी तक कोई चेंज नहीं किया गया आरटीआई में, और उधर पॉलिटिकल पार्टी का पब्लिक अथॉरिटी अभी भी डिबेटेबल है। तो ये मैटर वहां पे अटका हुआ है कि तुम जिस तरफ चाहो उसको खींच सकते हो, बिकॉज लॉ की इंटरप्रिटेशन है यहां पे। बुक्स पे लॉ के अंदर कुछ नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के नीचे डालते हैं। जजमेंट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर आ भी जाए और आरटीआई अगर अमेंड नहीं हो तो भी नहीं होगा, बिकॉज लॉ चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तब चलता है जब लॉ नहीं है। अब जजमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट बोलती है इस आरटीआई को अमेंड करो, पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करो पॉलिटिकल पार्टी को, तब जाके मैं लीगली बोल सकता हूं कि इस आरटीआई के अंदर आती है पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर क्वेश्चन आता है, इट स्टिल रिमेन्स अ कंट्रोवर्शियल डिबेट वेदर पॉलिटिकल पार्टी कम्स अंडर आरटीआई और नॉट। एज पर द जजमेंट ऑफ सीआईसी व्हिच हैज बीन बैक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट थ्रू अ डायरेक्टिव, द पॉलिटिकल पार्टी शुड बी कमिंग अंडर आरटीआई एज देयर पब्लिक अथॉरिटी। But as per the law, there is no crystal clarity as per RTI Act, where the political parties have not been defined as a public authority. Now, neither there is a judgment of Supreme Court on this. Supreme Court has merely given their directive on the basis of CIC's judgment. Judgment नहीं दिया इन्होंने कुछ, इस जजमेंट के ऊपर एक डायरेक्टिव दिया है उन्होंने। तो ये जज इधर केस तो चला ही नहीं, तो अब इसके बेसिस पे शायद लॉ के नीचे आता ही नहीं है। अब क्वेश्चन ओपन टू डिबेट, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अगर आपको यूपीएससी स्टैंड लेने के लिए बोलता है तो यस, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। यस, आई पर्सनली फील जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्गुमेंट दिया इधर, राइट, कि पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए बिकॉज पब्लिक फंड यूज करती है पॉलिटिकल पार्टीज, और अगर कोई सरकार का पैसा यूज करती है तो कहीं ना कहीं उसे पॉलिटिकल अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी मानना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का भी आर्गुमेंट आपको पता होना चाहिए वो क्यों नहीं आना चाहते हैं और वो क्या बोलते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी बोलती है हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के नीचे हमारा सारा फाइनेंस आपको डिस्क्लोज करते हैं, हमारे एमपी और एमएलए जितने भी है सबकी डिटेल्स है आपके पास में। अब आरटीआई बाकी जो चीजें हमारी इंटरनल मैटर्स है वो क्यों हम आरटीआई के नीचे डिस्क्लोज करेंगे? अब इनका लॉजिक देखें तो ये भी थोड़ा सा सही लगता है कि यार बात तो सही है, बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी आरपीआई और बाकी सारी लॉस के अंदर डिस्क्लोज्ड है, और इनका इंटरनल मैटर तो ऑब्वियसली दीस आर द पार्टीज व्हिच आर लार्जली ट्राइंग टू कैप्चर पावर, वो तो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये जैसे हमने कैबिनेट पेपर्स भी नहीं डिस्क्लोज किए हैं। तो दोनों तरफ के आर्गुमेंट तो है, लेकिन अब इसको कंक्लूड कैसे करना, एक व्यू पॉइंट देता हूं, ध्यान से सुन लेना। अब ये as far as the debate of political party coming under RTI is concerned, ध्यान से सुनो गाइस, 2 मिनट चैट नहीं, there exists a debate। लॉ पे देखो तो डिबेट है, बट if the argument is made on the basis of contemporary situations, ध्यान से सुनना, where the trust among the political representatives have reduced in the recent democratic spirit of the country, the political parties, rather than avoiding RTI, should largely proactively impose RTI on them, as this would also have political advantages, as the citizens would able to trust their political representative more। एक जमाना था जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे पॉलिटिकल पार्टीज में, तब शायद ट्रस्ट करना आसान था बिकॉज उन्होंने ग्राउंड लेवल से लड़ाई लड़ी, फ्रीडम स्ट्रगल की। आज एक जमाना है जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज में क्रिमिनल्स भी हैं, नेपोटिज्म भी है, फ्यूडल लॉर्ड्स और किंग्स और क्वींस के डिसेंडेंट्स भी हैं। इन सब सर्कमस्टेंसेस पे तो आरटीआई लगने से शायद पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि सिटीजन ज्यादा ट्रस्ट करेगा उन लोगों पे। सो इन दैट कंटेक्स्ट वी सी दैट कि फाइनेंस ही नहीं है भैया पॉलिटिकल पार्टी के, और भी जो इन्फॉर्मेशन है किस बेसिस के ऊपर शायद वो मैनिफेस्टोज या चीजें हैं होनी चाहिए, जनता को उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की आइडिया और इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन इलेक्शंस बट आल्सो द ओवरऑल कि पार्टी किस वजूद और किस वैल्यू के लिए आगे बढ़ रही है। तो अगर आप कभी ऐसे कंक्लूड करो तो यस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी आरटीआई पे एक और स्टेटमेंट दिया था जो एक मेरा पर्सनल फेवरेट है आरटीआई में। उन्होंने एक एनालॉजी यूज की थी, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। इफ दिस स्टेटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू आरटीआई इज क्लियर, is correct, then the political parties should understand that the increased transparency in their political parties is only going to have beneficial impact rather than having negative impacts। तो अब आपका चॉइस है, तुम सपोर्ट करो या नहीं करो। मैंने लीगल डिबेट आपको यहाँ पे बता दी, और ये अमेंडमेंट का एक प्रोविजन बस याद रखना। तीसरी जो कंट्रोवर्सी आज आरटीआई के लिए चल रही है वो ये है, जिससे मैं एक और पार्ट आरटीआई का कवर करूंगा, विजिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट। जिस साल ये एक्ट बना उसके अगले साल ये क्वेश्चन आ गया। आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं, जो आरटीआई लगाते हैं, गाइस ब्रेक नहीं यार, आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं, जो आरटीआई लगाते हैं, कई बार आपने देखा इंसिडेंट्स लाइक गौरी लंकेश जहां पे उनका मर्डर हो गया, शूट कर दिया गया। हैव यू हर्ड अबाउट इट? अब ये इशू बहुत हो गया, बहुत सारे लोगों ने ललित कला अकेडमी जो अवार्ड्स हैं वो सरेंडर कर दिए थे गौरी लंकेश के डेथ के बाद में कि हमें नहीं चाहिए, एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट कि आरटीआई एक्टिविस्ट सुरक्षित नहीं है, और अगर इनकी लाइफ और फिजिकल थ्रेट इतनी है तो कल शायद ये आरटीआई एक्टिविज्म करेंगे ही नहीं, और जिसके कारण शायद आरटीआई की वैल्यू खत्म होने लगेगी। पीपल वुड हैव अ फियर टू यूज आरटीआई। जब ये डेथ्स बढ़ती चली गई, एक महाराष्ट्र के अंदर भी सर थे, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, उन्होंने विच हंटिंग या कुछ इसके ऊपर काफी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी महाराष्ट्र में, भंडार नाम नहीं आ रहा मुझे, उनका भी डेथ हुआ, उनको भी शूट कर दिया गया था आरटीआई के अंदर। हाँ, दबोलकर, नरेंद्र दबोलकर, यस आई थिंक नरेंद्र दबोलकर सर, उनको भी मार दिया गया था इनफैक्ट, और वो भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे, और ये 3-4 साल पुरानी होगी, थोड़ी पुरानी ज्यादा है। तो एक डिबेट आने लगी कि भाई सरकार को कदम उठाने चाहिए आरटीआई एक्टिविस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सरकार भी जागरूक थी, सरकार भी एग्रेसिवली इसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, तो उन्होंने एक्ट बनाया विजिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, इस कंट्रोवर्सी को हमेशा कॉफिन के अंदर डालने के लिए, खत्म करने के लिए। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि विजिल ब्लोअर्स एक्ट क्यों बनाया गया। आरटीआई एक्टिविस्ट जो है उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए।
अब ये एक्ट दिखता कैसा है, तुम्हारा होश उड़ जाएगा जब ये एक्ट की इंप्लीमेंटेशन आपको बताऊंगा। 10 मिनट एब्सोल्यूट अटेंशन, बिकॉज इस एक्ट पे क्वेश्चन आया है, 10 साल हो चुके हैं इस एक्ट को आज, और मजे की बात ये अभी भी इंप्लीमेंटेबल नहीं है, ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ आज तक। अब एक्ट क्या है ये समझो, और आगे जाने के बाद इसकी कहानी समझ में आएगी कि ये क्या करा गया इस एक्ट के साथ। 2014 में फिलहाल फाइनली एक एक्ट बनाया गया, विजल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट। ये है उस एक्ट की प्रोविजन, एक स्क्रीनशॉट ले लेना। रेडी विद दिस? ओके। पहला प्रोविजन, पहले विजल ब्लोअर होता कौन है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग। विजल ब्लोअर इज दैट पर्सन हु डिस्क्लोजेस अ फ्रॉड either to the authorities or either to the public at large। एक विजल ब्लोअर उसे बोला जाता है, सीटी बजाना, इट्स लाइक दैट, मेकिंग पीपल अवेयर, अरे पुलिस आ रही है, अरे एनिमल आ रहे हैं, शेर आ रहा है, कुछ ऐसा। विजल ब्लोअर वो होता है जो एक फ्रॉड की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है, चाहे वो सरकार की किसी एक अथॉरिटी को करे या समाज के अंदर लोगों को बताए कि देखो यहाँ पे घोटाला हो रहा है, देखो यहाँ पे इशू हो रही है, देखो यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। इस विजल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया। क्यों? बिकॉज ये विजल ब्लोअर एक्टिव हो गए जैसे ही आरटीआई आया। अब आरटीआई सूचना अधिकार के रूल्स के अकॉर्डिंगली ये लोग एग्रेसिवली आरटीआई लगाने लगे चीजों पे, और जब इन्फॉर्मेशन आने लगी तो दे स्टार्टेड यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड कि यार ये तो करप्शन चल रहा है, ये इशू चल रहा है, ये फ्रॉड हो रहा है इधर। तो अब हुआ क्या, इन लोगों को टारगेट किया गया। अब इनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने एक नियम बना दिया, कानून बना दिया। अब कानून में प्रोविजन क्या थी? पहला, बहुत अच्छी प्रोविजन, जो रेड अंडरलाइन है, अच्छी प्रोविजन चल रही है। द एक्ट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू द आइडेंटिटी ऑफ विजल ब्लोअर। इसके साथ साथ मैं एक नीचे का पॉइंट कनेक्ट करके करूंगा, नो अनोनिमस कंप्लेंट्स आर अलाउड। मतलब क्या है सर? मान लो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम कर रहा है, कोई भी पोजीशन हो, क्लर्क से लेके चीफ कोई सेक्रेटरी तक, कहीं पे भी एक मान लो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, दिस पर्सन इज वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके हाथ कुछ ऐसे कागजात लग जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, लगता है यार ये तो फ्रॉड हो रहा है इधर। अब एज पर एक्ट ये आदमी, सीवीसी एक हाईएस्ट बॉडी है, मैं सीवीसी का एग्जांपल ले लेता हूं, विजिल ब्लोअर्स एक्ट के नीचे ये सीवीसी के अंदर कंप्लेंट डाल देता है। कैसे कंप्लेंट? पहला कंडीशन ये है कि सीवीसी के अंदर पहला कंप्लेंट ये डालता है, एक कागज लिखता है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट अटैच कर देता है कि देखो ये फ्रॉड के डॉक्यूमेंट है। कागज में अपना नाम क्या लिखता है? एंथोनी गोंजाल्विस। एड्रेस क्या है? किम पोच की गली, हाउस नंबर 420, ऐसा कुछ एक एड्रेस डाल दिया इसने, डॉक्यूमेंट भेज दिए। सीवीसी क्या इन डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करेगा? ये ऑथेंटिक है सारे के सारे डॉक्यूमेंट, लेट्स अज्यूम। क्या सीवीसी इसके कंप्लेंट को एक्सेप्ट करेगा? नो। क्यों नहीं करेगा? प्रोविजन क्या है एक्ट के नीचे? नो अनोनिमस कंप्लेंट्स वुड बी एंटरटेन्ड। दैट मींस इस बंदे को अपनी डेजिग्नेशन, पोजीशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल्स जो है सब देने पड़ेंगे, तब जाके सीवीसी कंसीडर करेगा। इज द पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर। आइडेंटिटी वाला अभी तक नहीं टच किया मैंने, अनोनिमस वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको आइडेंटिटी सीवीसी को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो सीन कुछ ऐसा बनता है यहाँ पे, जो एक फियर होती है ना कि एक्ट समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक्ट को कभी तुमने सिंप्लीफाई किया नहीं। ये यहां पहुंच गया, इसको आइडेंटिटी यहां पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि मैं यहाँ फला फला ऑफिस में काम करता हूं, ये चीज है, ये मेरे कॉन्टैक्ट है, ये लो डॉक्यूमेंट तुम देखो इसके अंदर। इसने आइडेंटिटी सीवीसी को डिस्क्लोज कर दी, तो अब ये सीवीसी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन क्या सीवीसी इसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकता है? नो। क्यों नहीं कर सकता? एक्ट के अंदर पहला प्रोविजन है प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी। दोनों पॉइंट क्लियर? ठीक है। सेकंड क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन। ये क्या होता है? अब सीवीसी को कंप्लेंट फाइल कर दी भाई साहब ने, सीवीसी के अंदर लेट्स अज्यूम किसी एक्सवाइजेड तरीके से सपोज इसकी आइडेंटिटी बाहर आ जाती है और शायद एमएचए वालों को इसकी आइडेंटिटी पता चल जाती है। वी गॉट टू नो। अब एमएचए इस आदमी को क्या करता है? जॉब से निकाल देता है। क्या एमएचए इसको निकाल सकता है? नो। सबको पता चला कि इसको कुछ खबर लग गई या फिर इनको एक सिद्धि प्राप्त पता चल जाता है कि किसने कंप्लेंट की, मान लो किसी भी एक रीजन के कारण, एमएचए अगर इसको निकालता है तो नहीं निकाल पाएगा, सीधा सीधा एक्ट लागू हो जाएगा। क्या? प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिमाइजेशन ऑफ द ब्लोअर। दैट मींस जब तक वो इंक्वायरी चल रही है तब तक न तो आप इस शख्स को डिमोट कर सकते हो, प्रमोट करना करो, न इसको नौकरी से निकाल सकते हो। तो थर्ड पॉइंट क्लियर? दिस पर्सन हैज प्रोटेक्शन अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन। इसकी कंपनी से विक्टिमाइज नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सीवीसी इसके अंदर एपेक्स बॉडी बोली गई है, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सबसे ऊपर वाली बॉडी होगी, जैसे सीआईसी है। सर बीच में कौन आएगा? पता नहीं सर। हाँ पता नहीं क्यों, इसके रूल्स एग्जीक्यूटिव पे छोड़े गए थे कि आप बताओ बीच में जो बनाना है बना लो, जिसे आप पॉलिटी में क्या पढ़ते हो? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। पढ़ा ये वर्ड कि पार्लियामेंट ऊपर ऊपर का ब्रॉड ब्रॉड लॉ बना के दे देता है और अंदर की जो डिटेल्स है वो एग्जीक्यूटिव फुलफिल करती है। तो पार्लियामेंट ने ऊपर की हाईएस्ट बॉडी तो बता दी, इसके अंदर आपको क्या क्या बॉडीज ऐड करनी है वो आपकी आप देख लो, लॉ के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से आप करो। तो आज तक इसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया बिकॉज़ इसका रूल्स ऑफ प्रोसीजर बना नहीं गया, अंदर की कोई डिटेल फुलफिल नहीं की गई अभी तक। और इसलिए मैंने बोला पता नहीं अंदर कौन कौन सी आएगी अब इसके। तो इज द पॉइंट क्लियर? सीबीसी अपेक्स है, बीच की बॉडी। जिस दिन लॉ बन जाएगा उस दिन शायद हमें पता चलेगा कि कौन अंदर है, सीबीआई है, फलाना है या एक्स है या वाई है या जेड है। अभी नहीं है हमारे पास क्लियरिटी। इससे आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिटी समझ में आई, विक्टिमाइजेशन समझ में आया, अनोनिमस नहीं होगा कंप्लेन वो समझ में आया, नो है याद रखना, सीबीसी अपेक्स है। आगे नीचे चले, फाइन फॉर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अरे ये क्या कहानी है? पता चला इसने जो ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए, सीबीसी इसके ऊपर गौर फरमाता है, इंक्वायरी करता है, पता चला कि ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। अगर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हुई, बच्चा फाइन लगेगा आप पे। फाइन कितने का लगेगा? सीवीसी का फुल फॉर्म सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है, फाइन कितने रुपए का लगेगा? देखिए कितने बच्चों ने समझा ये। हेलो गाइस, मेरी वॉइस आ रही है? 250 रुपए। अरे यार वो आरटीआई था, वो आरटीआई था।
पता नहीं। क्यों? अभी 2 मिनट पहले तुम्हें बताया, अंदर की डिटेल सरकार फिल करेगी और आज तक सरकार ने उसके लॉ ही नहीं बनाए। अब सरकार लॉ बनाएगी तब पता चलेगा अंदर क्या फाइन है, फिलहाल डिफाइन नहीं है, बस इतना प्रोविजन है, पार्लियामेंट ने इतना पावर दिया कि फाइन लगाना पड़ेगा भाई। अब फाइनली मान लो आज की गवर्नमेंट ये लॉ बना देती है, उसमें लिखा हुआ है फाइन 5 लाख रुपए लगेंगे तो 5 लाख लगेंगे, 5 रुपए लगेंगे तो 5 रुपए लगेंगे। अभी फिलहाल इसका डिटेल नहीं आया है कुछ, मैंने बोला था पहले, अभी तक इंप्लीमेंटेबल नहीं है क्योंकि अंदर के लॉज नहीं बनाया गया, अभी रूल्स ऑफ प्रोसीजर जिसे बोलते हैं वो नहीं बनाया गया है। तो प्रोविजन फाइन का है, ये क्लियर हो गया, झूठी इंफॉर्मेशन दोगे तो फाइन लगेगी। आर यू क्लियर विद दिस? अब इसका सबसे बेस्ट प्रोविजन पब्लिक और प्राइवेट दोनों पे लगता है ये, आरटीआई प्राइवेट पे नहीं था। अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी अगर कोई फ्रॉड चल रहा है और किसी जो भी प्राइवेट बंदा काम कर रहा है उधर उसने डिस्क्लोज किया तो वो सीवीसी को कंप्लेंट फाइल कर सकता है, सीधा सीधा देखो भैया इधर ये फ्रॉड चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसको भी सारे के सारे प्रोटेक्शंस मिलेंगे इधर। तो प्लीज मेक इट अ नोट विद 5 स्टार मार्क, पब्लिक और प्राइवेट दोनों कवर्ड है विजिल ब्लोअर्स एक्ट में। दिस इज द मोस्ट प्रैग्मेटिक प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कि इसने प्राइवेट को भी नहीं छोड़ा है। क्यों? बिकॉज़ सत्यम स्कैंडल हुआ था 2014 में, 2014 बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था सत्यम स्कैंडल। एक कंपनी थी जैसे हमारी आईटी कंपनी है इन्फोसिस, और उसको ध्यान में रख के शायद सरकार ने उसी टाइम ये एक्ट बनाया, तो प्राइवेट वालों का भी देखो इतना लोगों का पैसा गायब हो जाता है, शेयर मार्केट गिर जाता है, लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है, चीट हो रही है। अभी रिसेंटली बाइजू का चल रहा है कि उन्होंने एम्प्लॉयज की सैलरी का जो पीएफ होता है वो डिपॉजिट नहीं किया। 2008 में हुआ था क्या सत्यम? नहीं, 2014 में रूलिंग आई थी यार। यस 2014 में आया है, सी दैट रौनक, 2014 में आया क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रोविजन चेंज की गई थी। जस्ट डू सी दैट, 8 में हुआ होगा बट 14 में कुछ हुआ था उसके साथ कि उसका फाइनल रूलिंग आया था या समथिंग एल्स। डू गूगल इट, यू विल फाइंड दैट अप। क्लियर विद दिस? व्यापम नहीं यार, व्यापम इज अ डिफरेंट वन। अब यहां पे व्यापम भी विजिल ब्लोअर से ही डिस्क्लोज किया गया था, विजिल ब्लो की गई थी व्यापम में। आज तक 300 प्लस लोगों ने अपनी जिंदगी व्यापम में गवा दिया और इसकी काउंटिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है, पता नहीं लोगों के, बट एनीवेज डाइवर्ट नहीं करता है। पब्लिक प्राइवेट दोनों पे, प्राइवेट पे क्यों लगा जाता है? बिकॉज़ किसी ने पूछा मुझे, बिकॉज़ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आज फंड्स में डील कर रही है, हो सकता है लोगों का नुकसान हो रहा है और दैट इज एन ऑफेंस, क्योंकि आज व्हाइट कॉलर क्राइम्स देखते हो ना आप, बैंक से लोन ले लिया गया, ये हुआ, आपने 50 और रिसेंटली दिखा है मेहुल चौकसी एंड XYZ, ये उधर भी लगा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी गुड सॉर्ट आउट प्रोविजन, द एक्ट प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ये पॉइंट समझना थोड़ा सा, अगर जो इसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है फ्रॉड की इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, बाय चांस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड है वो इंफॉर्मेशन, तो इसे प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने फ्रॉड बताया तो हम आपको माफ करते हैं उसके लिए। चाहे वो ओएसए की प्रोविजन को वायलेट कर रहा हो, सरकार कल ये नहीं बोल सकती अरे यार इसने तो ओएसए की वाली प्रोविजन डाल दी है यहाँ पे, मतलब वो इंफॉर्मेशन दी है, इसको पनिश करो पहले। एक्ट बोलता है नहीं, हम पनिश नहीं करेंगे इसे, इसने फ्रॉड डिस्क्लोज किया है। तो ये था प्रोविजन। कैसी लगी प्रोविजन? अच्छी है प्रोविजन, आई मीन एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दे सकती है विजिल ब्लोअर को। बट अब ध्यान से सुनना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जैसे ही मान लो ये एक्ट कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने तैयार किया, सडनली ऊपर से फोन आ गया, किसका आया मुझे नहीं पता, हाँ भाई ऐसे 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 बोल रहे हैं हम, ये जो एक्ट बनाया है आपने इसको तुरंत मॉडिफाई कीजिए। बोला सर एक्चुअली आप मॉडिफाई कीजिए, जानते हैं नाम कौन है, हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द कंट्री, रख दिया फोन। अब ये पहला एक्ट शायद मुझे लगता है इंडिया के इतिहास में रहा जो अप्लाई होने से पहले अमेंड कर दिया गया 2015 में। मतलब अमेंडमेंट कब किया जाता है दोस्त? जब आप ग्राउंड पे जाते हो, कुछ प्रॉब्लम पता चलती है, फिर अमेंडमेंट होता है, राइट? यही प्रोसीजर है। लेकिन अप्लाई से पहले अगले ईयर तुरंत इसको अमेंड किया गया, और अमेंड ऐसे किया गया, सिर्फ 2 ट्वीक की गई यहां पे चीजें, और पूरा एक्ट फेल्स मिजरेबली। फेल्स क्यों? जिस दिन भी अप्लाई होगा ये एक्ट कुछ भी नहीं करने वाला है, आई मीन कुछ फायदा नहीं होने वाला, प्रोटेक्शन ऑफ विजिल ब्लोअर नहीं मिलेगा, रेदर देन हैरेसमेंट ऑफ विजिल ब्लोअर होगा। कैसे? इसने 2 चीजें बोली, अब ये अमेंडमेंट ध्यान से समझना। 2015 में इस एक्ट को एप्लीकेशन से पहले ही अमेंड कर दिया गया 2015, तो आज ये 2 प्रोविजन जो है वो चेंज हो जाएगी जो पहले एक्ट में थी। पहला, इट रिमूव्स द इम्यूनिटी ऑफ ओएसए, ओएसए के नीचे जो पहले प्रोटेक्शन दिया गया था उसको हटा दिया गया। सेकंड, उससे भी ज्यादा डेंजरस, ऑब्लिगेशन पुट अप कर दिया गया विजिल ब्लोअर के अंदर ऊपर कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है आप पहले आरटीआई से मंगवाओगे, उसके बाद हमें सबमिट करोगे। समझ नहीं आया प्रॉपर? मतलब क्या रहा, इसका इंपैक्ट क्या दिखेगा? कोई बात नहीं, नहीं आया, अब आएगा। अब आज ये एक्ट अगर लागू हो जाए तो क्या होने वाला वो समझो, एवरीबॉडी ध्यान से समझना। लेट्स अज्यूम द सेम पर्सन हु इज नाउ वर्किंग इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मान लो एक बंदा पीएमओ ऑफिस में काम करता है, या जो नाम लिखना वो लिख लो इधर, प्राइवेट पब्लिक जो भी है। पहला, ही कम्स टू नो इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रॉड, कोई करप्शन, कोई फ्रॉड किया जा रहा है इस ऑफिस में, कुछ मिला इनको ऐसा डॉक्यूमेंट, ये बंदा जाएगा सीवीसी के पास, ध्यान से समझते रहना। सीवीसी के पास कैसे गया ये? किसने क्या क्या दिया सीवीसी को? फर्स्ट, फ्रॉड रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट सारे दे दिए। सेकंड, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की। ठीक, सीवीसी ने इनको रिटर्न में रिप्लाई दिया, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि नहीं नहीं आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं पहले आप इसको आरटीआई से ऑब्टेन करो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, लेकिन पहले अपने आरटीआई से लो। ये बोलता ठीक है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से समझते जाना पूरा का पूरा एक्ट। अब ये बंदा अपने ही डिपार्टमेंट पे आरटीआई लगाता है, और इसका डिपार्टमेंट लेट्स अज्यूम मान लेते हैं मेड इंफॉर्मेशन, इसको इंफॉर्मेशन देता है, ये डिपार्टमेंट इसको इंफॉर्मेशन दे देता है। अब ये बंदा फिर सबमिट करता है इंफॉर्मेशन, आरटीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाल दी, आइडेंटिटी इसके पास है। अब ये इसके डॉक्यूमेंट को सीरियसली लेते हैं, अब ये सीवीसी पहुंच जाता है पीएमओ ऑफिस, पीएमओ ऑफिस के अंदर इंक्वायरी चलती है। क्या पीएमओ ऑफिस वाले लोगों को एक झटके में पता चल जाएगा कि किसने डिस्क्लोज किया इंफॉर्मेशन? कैसे?
बिकॉज यू विल कम टू नो कि यार आरटीआई से डॉक्यूमेंट गए तो किसने मांगी आरटीआई? सर पॉसिबल है ना कि 500 लोगों ने मांगी है, तो वो और ज्यादा डेंजरस सिनेरियो है। 500 के 500 लोग की लाइफ थ्रेटेंड है अब। क्यों? बिकॉज द वेरी आरटीआई डॉक्यूमेंट्स वुड क्लियरली मेक द आइडेंटिटी पब्लिक। द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी डिफीटेड, खत्म हो गया प्रोविजन। सेकंड, अब सीवीसी मान लो जब पीएमओ के अंदर इंक्वायरी करता है और उन्हें पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड है, पहले पीएमओ इसको जेल में डालेगा, और ये जेल में या फिर हो सकता है सीवीसी ही डाल दे, सीवीसी केस चला दे इस पे, इसको जेल में जाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कितने लोग विजिल ब्लो करेंगे? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, because ultimately the two amendments which were made in 2015 defeats the entire purpose of the act, and even if the act is implemented in its contemporary form, the act would not substantially protect the life of the RTI activists, and the threat would still remain the same. This was the Whistleblowers Act. Is the point clear? Whistleblower समझ में आ गया गाइस? क्या हुआ? किसी का कोई डाउट बताओ? रियल कल्प्रिट इज पॉलिटिकल पार्टी। नो श्रूया, एक सेकंड कविता, ये अब ये क्या करने लगे तुम लोग यार? अब पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम मत करो, अब हमारा कर्तव्य है पढ़ना, कौन ब्लेम्ड है कौन नहीं है उसके अंदर आप इमोशनल मत हो जाना गाइस। उधर नीचे लिख दो therefore it is the political parties who are blamed, ऐसा सब मत लिखना। मतलब ठीक है हम समझ रहे हैं कुछ इश्यूज है, बट स्टिल हमको अल्टीमेटली एग्जाम क्रैक करना है ये, एंड आवर गोल इज वेरी क्लियर दैट। इज देयर एनी डेफिनेशन ऑफ ओएसए? नो, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ ओएसए। ठीक है, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंदर नेदर द वर्ड ऑफिशियल इज डिफाइंड नेदर द वर्ड सीक्रेट इज डिफाइंड, दोनों डिफाइंड नहीं है, कॉलोनियल लॉ है, इसीलिए इसका मिसयूज हुआ है। आगे जाके शौरी कमेटी भी आती है, वो बताऊंगा कि क्या बोला शौरी कमेटी ने ओएसए के ऊपर, बट वी लुक इनटू दिस। बट ये विजिल ब्लोअर क्लियर है, इंडिया में ऑफिशियल क्या है और सीक्रेट क्या डिफाइंड नहीं है। सोचो कितना मिसयूज होता है ये ओएसए, इट्स एक्सेप्शनल। आगे टाइम मिल गया तो लॉ ऑफ सेडिशन भी एक आता है, अगर हुआ तो आई कवर दैट अप। अब दूसरे कंट्रीज का एक मेरे को केस स्टडी कहीं मिला था तो मैंने वो ऐड किया हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, विजिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन दूसरे देश कैसे देते हैं। स्क्रीनशॉट, अच्छा एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो यार, बट आई होप ये डायग्राम एक्सप्लेन समझ गए होगे आप गाइस। डन? अरे यार अक्षिल, अच्छा वैसे आपका वैलिड डाउट है, बाकियों को क्लियर कर दे रहा हूं। अक्षिल इज आस्किंग सर इफ आरटीआई इज रिक्वायर्ड हाउ कैन इट नाउ अप्लाई ऑन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? नो, प्रोविजन में अमेंडमेंट क्या था, सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो है आरटीआई के थ्रू ही आप अप्लाई कर पहले ऑब्टेन करनी पड़ेगी, हर इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है वो सर्टेन कौन सी टाइप की इन्फॉर्मेशन डिफाइंड नहीं है, तो कल सीवीसी कोई भी इन्फॉर्मेशन को सर्टेन के नीचे कैटेगरी में डाल देगा। क्लियर? कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको आरटीआई के लिए वो प्रेशर करेंगे आरटीआई से मंगाओ। ये एक्चुअली क्यों किया गया, मान लो अल्टीमेटली मोटो क्या है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ये शायद इसलिए भी किया गया कि एक बार आप आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मिला लेते हो तो ऑथेंटिकेट हो जाता है, और जब सीवीसी इनके ऑफिस में पहुंचेगा कोई मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर दिखाई गई तो सीवीसी दिखाएगा भाई साहब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आरटीआई से इशू किया है, ये वाला दिखाओ, तो वो फंस जाएंगे, ये मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर देखा जाए उसके अंदर का कुछ ये मोटिव भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये है, आपने थोड़े टाइम पहले आरटीआई में देखा है इस पीएमओ से इसके पास इन्फॉर्मेशन आए, कोई जरूरी नहीं है यार। क्या ये बंदा केस खेलते रहेगा? हमने तो अज्यूम कर लिया इन्फॉर्मेशन मिल गई इसके पास, कल अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इसके पास तो ये फंस गया, फिर वो फ्रॉड ही रह जाएगा हमेशा के लिए, सीधा रिफ्यूज कर देगा। द इन्फॉर्मेशन कम्स अंडर सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट देयरफॉर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। अब ये केस खेल नहीं सकता है। अब सोचो इस आदमी की हालात क्या है, इसको पता है फ्रॉड चल रहा है लेकिन अब आरटीआई के थ्रू नहीं ले सकता ये इन्फॉर्मेशन। अब लेना पड़ेगा तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, एपेलेट अथॉरिटी में जाना पड़ेगा, वहां पे तो आइडेंटिटी पब्लिक हो जाएगी, बाजार में आ जाएगी आइडेंटिटी, कौन रिस्क लेगा उतना? गाइस एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? अब दूसरे देशों के अंदर कभी अगर विजिल ब्लोअर पे क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज़ आरटीआई को सक्सेस करने के लिए आगे एक वे फॉरवर्ड में लिखना है विजिल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देना जरूरी है। जब तक विजिल ब्लोअर को प्रोटेक्शन नहीं है, उसका लाइफ अगर थ्रेटन होगा तो शायद आरटीआई लगाएगा नहीं और उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो विजिल ब्लोअर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ आरटीआई, जस्ट लाइक आरटीआई वाज इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ सोशल ऑडिट। तो विजिल ब्लोअर एक बेस है जो आरटीआई को और स्ट्रांग कर सकता है। अब दूसरे देशों के अंदर 3 एग्जांपल लिखे हैं मैंने। साउथ कोरिया के अंदर विजिल ब्लोअर को इंसेंटिव दिए जाते हैं कि अगर आपने फ्रॉड डिस्क्लोज किया आपको उसका कुछ इंसेंटिव मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की जाती है, बट ऑब्वियसली रिमेंबर दिस, ऑस्ट्रेलिया एक छोटा देश है, हो सकता है लिमिटेड नंबर ऑफ लोग और पॉपुलेशन है वहां पे इन कंपैरिजन टू इंडिया, तो यहां पे आप एनोनिमस कंप्लेन भी कर सकते हो, बिना आपकी आइडेंटिटी के आप सीधा कंप्लेन कर सकते हो एंड इट विल बी एक्सेप्टेड। इंडिया में करने के लिए शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इधर। आइसलैंड के अंदर पीनल प्रोविजन है। पीनल प्रोविजन क्या है कि इधर आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज करनी पड़ती है आपको, क्या है, लेकिन अगर आइडेंटिटी बाहर होती है तो जो अथॉरिटीज को आइडेंटिटी डिस्क्लोज किया उनको पनिश किया जाता है। इंडिया के एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कल अगर सीवीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी तो सीवीसी को कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। अब ये इधर दिया जाता है आइसलैंड के अंदर। अब या तो ये प्रोविजन किया जा सकता है या फिर ये किया जा सकता है जिसको शायद थोड़ा सा अगर फियर बढ़ भी रहा है तो इंसेंटिव्स भी बढ़ाया जाए। These three could be used as a way forward with respect to Whistleblowers Act. अब आरटीआई वर्सेस ओएसए, अगले साल अगर मेंस लिख रहे हो तो जीरो इंपॉर्टेंस है इसकी, जहां तक मुझे लगता है। इस साल अगर लिख रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग में रखो। ये दो सेक्शंस मैंने बताया, सेक्शन 22 आरटीआई को इंपॉर्टेंस देता है, सेक्शन 8 ओएसए को इंपॉर्टेंस देता है और आरटीआई। अब जब भी किसी चीज में कंट्रोवर्सी होती है, केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर डिक्लेयर किया, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम ऑफ द केस, उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी आई, व्हेन देयर इज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन द प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वी वुड गिव प्रीमेसी टू आरटीआई, हम आरटीआई को ऊपर रखेंगे, सिंपल एज दैट। मतलब कल अगर आप आरटीआई और ओएसए की कंट्रोवर्सी को लेके पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट कहना है कि अगर सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर्ड नहीं करते और नॉर्मल है तो हम आरटीआई को ही ऊपर रखेंगे, ओएसए को नहीं प्रोमिनेंस देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इज प्रीटी मच क्लियर हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द लॉज व्हिच आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ कंट्रोवर्सीज। अब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शौरी कमेटी बनाई थी इन ऑर्डर टू सी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर प्रोविजन जो है मिसयूज हुई है। अब ये किया क्या गया, मिसयूज क्या हुई है, अगर आप जानना चाहोगे तो इसके बाद बता दूंगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए क्या इसे हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, ये ड्रैकोनियन लॉ माना गया, कॉलोनियल लेगेसी मानी गई। तो शौरी कमेटी ने क्लियरली बोला कि नहीं, ओएसए को हटाना तो नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसा एक्ट है जो इंडिया के स्पाई, एस्पियोनेज या फिर जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसे प्रोटेक्शन देता है। तो हर देश को ऐसा लॉ तो बनाना पड़ेगा। लेकिन अब उन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी कि ओएसए को स्ट्रिक्टली आप तभी लगाओगे जब नेशनल सिक्योरिटी वायलेशन में आ रही है आपके। हर किसी पे ओएसए मत लगाते रहो आप,
कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी सीरियसली वायलेट कर रही है नेशनल सिक्योरिटी, तब और सिर्फ तब ओएसए लगाया जाए। कभी ओएसए के ऊपर पूछा जाए तो मेक श्योर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इज द एक्ट व्हिच प्रोटेक्ट्स द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री एज इट प्रोवाइड्स पावर टू पनिश दोज पीपल हु डिस्क्लोजेस दोज इंफॉर्मेशंस व्हिच कैन हैम्पर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। वो चाहे पीएम और प्रेसिडेंट किसी देश के बीच की कोई एक डिबेट हो, कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, कोई लोकेशन से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो देश ने क्लासिफाई की है सीक्रेट, उसको डिस्क्लोज करते ही आप ओएसए के नीचे आ जाओगे। अब जो है वो ध्यान से सुनना दो तीन चीज ओएसए के लिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो एक्ट है 1923। ऑफिशियल और वर्ड सीक्रेट दोनों डिफाइंड नहीं है इसके अंदर। अब तो फिर कौन सा ऑफिशियल माना जाएगा, कौन सा सीक्रेट माना जाएगा, ये डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, नॉट पार्लियामेंट। मतलब एग्जीक्यूटिव डिटरमाइन करती है जो पावर में है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिटरमाइन करेगी कि किसको वो ऑफिशियल करार देते हैं, किसको वो सीक्रेट। इसका मतलब सरकार के पास पावर होता है, सरकार के पास पावर होता है। आपने सुना होगा ना, गवर्नमेंट ने ये डीक्लासिफाई कर दिया डॉक्यूमेंट, ये क्लासिफाइड फाइल्स है। सरकार के पास पावर है किसी भी सीक्रेट को डीक्लासिफाई करना, दैट इज अब से वो सीक्रेट नहीं है, या फिर किसी भी चीज को क्लासिफाई डॉक्यूमेंट्स के अंदर पुट अप करना, वो सीक्रेट है। अब ये नहीं पूछा जा सकता ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया, ये इनका अधीन है, इनका पावर है। पहला पॉइंट समझ में आया, हु इज फाइनली रिस्पांसिबल फॉर दिस। तो आप अगर मुझसे पूछो क्या सीक्रेट है क्या नहीं है, मुझे नहीं आइडिया है। जिस चीज को मतलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक ऐसा एक्ट है, आपको वायलेट करने के बाद ही पता चलेगा ये ऑफिशियल सीक्रेट था क्या। अच्छा, पहले आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी यहां पे। अब अगर इसकी प्रोविजंस देखोगे आप, स्पाई से रिलेटेड प्रोविजंस, यूनिफॉर्म से रिलेटेड प्रोविजंस, इस साल प्रीलिम्स के अंदर ये वाला प्रोविजन पूछा गया था। अब जस्ट इमेजिन द डेप्थ ऑफ प्रीलिम्स, जिस गवर्नेंस को, जिस ओएसए की प्रोविजन को मैं मेंस में पढ़ाता था, दैट इट रेगुलेट्स द यूज ऑफ यूनिफॉर्म्स। ओएसए के नीचे है वो, इसने प्रीलिम्स पूछा इस साल। तो मतलब एक स्पाई को पनिश कैसे करना है, कौन कैसे कैसे ट्रीट करेगा, यूनिफॉर्म्स का मिसयूज। मतलब ध्यान से समझो, अगर आपने अपने आप को कोई एक यूनिफॉर्म वाला ऑफिसर बता दिया, कोई भी जिसमें यूनिफॉर्म यूज होती है, सीआरपीएफ से लेके डिफेंस तक, जैसे भी समझो, और आपने पर्सोनिफाई किया, आप हो नहीं, आपने वो प्रेजेंट किया कि मैं ऐसे जर्नल हूं, आपने कोई ऐसी साइट को विजिट किया, अगर आप पकड़े गए तो आपको ओएसए के नीचे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, आईपीसी के नीचे प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। क्यों? आपने यूनिफॉर्म का मिसयूज किया है। यू आर नॉट ऑथराइज्ड बट यू स्टिल प्रिटेंडेड टू बी अ पर्टिकुलर ऑफिसर। नेक्स्ट, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जो अप्लाई करता है हर इंडियन पे, चाहे वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया में हो, डजंट मैटर। अगर कोई इंडियन सिटीजन अमेरिका जाके भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को डिस्क्लोज कर देता है, तो उसको सरकार वहां से प्रोसिक्यूट करके लेके आएगी अंडर ओएसए। तो कहीं पे भी रहो, अगर आप इंडियन हो और ओएसए का वायलेशन है, तो यू कैन बी पनिश्ड। ये मत सोचना कलकत्ता, बॉम्बे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डजंट मैटर। अब वो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, आपकी कंट्रीज के साथ वो ट्रीटीज और एक्सवाइजेड होनी चाहिए, बट आपको पावर देता है ये लॉ। अब इसकी कंट्रोवर्सी कितनी ज्यादा तगड़ी है वो समझो। अब आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, उससे ये पॉइंट परफेक्टली फिट हो जाएगा दिमाग में। एंड लिटरली बहुत रेयरिटी है जहां पे कुछ ऐसी मतलब लाइफ में थोड़ी सी क्लियरिटी रखी है मैंने लाइफ में, लेकिन ये जब इंसिडेंट मैंने पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सही है कौन गलत है, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं लगी इस चीज पे। फर्स्ट ऐसा केस स्टडी मैंने मेरे लाइफ में देखा जहां पे मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था। केस स्टडी है, ये ओएसए कितना घातक है उस समझ में आएगा। नाम क्या था? काफी पुरानी न्यूज है बहुत, ठीक है, पर थी एक बार, कभी कभार पेपर में ऐसी चीजें मिल जाती है आपको। द्वारकानाथ त्रिवेदी जो है, मिड डे सॉरी मिड डे न्यूज़पेपर आता है बॉम्बे के अंदर, कोई बॉम्बे से अगर हो तो आपको पता रहेगा। एक न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज़पेपर है कुछ ऐसा। इसके अंदर इस आदमी ने एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल क्या था? 26 गाइस, वॉइस आ रही है? वॉइस इशू, रानी रिफ्रेश कर लेना अगर वॉइस नहीं आ रही है तो। रानी, आई होप इट्स क्लियर, ओके। आर्टिकल क्या था? 2611, एकदम क्लियरली सुनना ये चीज। 2611 जब हुई तो सरकार को फेस करना पड़ा कि यार आपको दिल्ली से एनएसजी भेजने पड़े, टाइम लग गया, बहुत सारी लाइफ और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो गया। अब सरकार ने कुछ ऐसे इंतजाम किए बॉम्बे जैसी एक वनरेबल सिटी में जो शायद लोग एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। मुझे अब वो स्टेशन का नाम नहीं याद है, कुछ मान लेते हैं, जैसे शिवाजी टर्मिनल मान लेते हैं। एक लोकल एक जो रेलवे स्टेशन है बॉम्बे के अंदर, उधर सरकार ने मॉडर्न वेपन्स स्टोर कर रखे थे चोरी छुपे। चोरी छुपे इन द सेंस किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि कल अगर ऐसा इंसिडेंट हो तो तुरंत हमारे पास मॉडर्न वेपन्स है जिससे हम ये फेस कर सकें और इसको एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व कर सकें, और कहीं ना कहीं एक पीस प्रिवेल करेगा। इस आदमी को पता लग गया। अब इस आदमी ने ये अब कैसे किया, क्यों, वो तो भगवान जाने कैसे लगा हुआ इसको पता लग गया और इसने इसमें एक आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल में क्या लिखा कि जहां इस फलाने स्टेशन के अंदर ऐसे ऐसे मॉडर्न वेपन्स यूज्ड है, स्टोर्ड हैं, जिसकी जो छत है वो लीक कर रही है, और
कल शायद अगर ऐसा कोई मौका पड़ेगा कि यूज करना पड़े तो हो सकता है हमारे इतने इंपॉर्टेंट वेपन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, काम करने लायक नहीं होंगे, तो सरकार ऐसे इसे क्यों नहीं ठीक कर रही है, क्यों ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसे ही आर्टिकल पब्लिश हुआ, इस आदमी को ओएससी के नीचे प्रोसिक्यूट किया गया। क्यों? सरकार का व्यू पॉइंट, तुमने इस वेपन की लोकेशन डिस्क्लोज कर दी, कोई अगर इधर हमला करके वेपन ले जाएगा तो तुम रिस्पांसिबल हो इसके, दिस वाज अ सीक्रेट। इस आदमी का व्यू पॉइंट, मैंने तो आपके भले के लिए किया, लोगों की भलाई के लिए किया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, इसको ठीक करो। अब डिफिकल्ट टू टेक अ स्टैंड हियर, कौन सही कौन गलत। मान लिया डेफिनेटली इस आदमी की गलती है कि मतलब ऐसे न्यूज़पेपर में कौन छाप देता है यार, मीन और मैकेनिज्म थे चीजों को बताने के लिए, पॉसिबल है उसने कोशिश की हो लेकिन किसी ने सुना ही नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। आई मीन आई डोंट नो। अब प्रॉब्लम क्या है, कभी ये केस स्टडी आ जाए एथिक्स में ऐसा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, अल्टीमेटली मोटिव देखा जाता है, इस आदमी का मोटिव जहां तक क्लियरिटी है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करके इसके वेपन्स के ऊपर हमला बोलना तो नहीं था, अगर ये करना होता तो शायद ये किसी सोशली